शानदार मजबूती के साथ बाजार में कारोबार और दिन की ऊंचाइयों के करीब ट्रेड करते हुए बाजार बेहतरीन खरीदारी हफ्ते के पहले दिन आखिरी 1.5 घंटे में क्या मजबूती और बढ़ेगी और क्या करें कल की तैयारी रहेगा, इसी पर फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। ग्लोबल संकेत भी जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं, तो क्या इनका दोहरा साथ मिलेगा घरेलू बाजार को, ये हम जानेंगे अनिल सर की मदद से। सर गुड आफ्टरनून। डाउ फ्यूचर्स 300 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स 165 अंक ऊपर है, एसजीएक्स निफ्टी में दमखम दिखाई दे रहा है और यूरोपीय बाजार भी अच्छा ही ट्रेड कर रहे हैं। सर अब बड़ी बातें यहाँ से बिल्कुल चौतरफा खरीदारी का माहौल और जो संकेत है वो सारे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। दिन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए बाजार निफ्टी पर 16,235 के आसपास इस वक्त हम हैं और बैंक निफ्टी पर 35,150 के आसपास। आईटी शेयरों में शानदार खरीदारी होती दिख रही है। आईटी इंडेक्स 3% ऊपर है। मेटल, एनबीएफसी और बैंकिंग शेयरों में शानदार खरीदारी होती दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स लगभग पौने 300 अंक अब ऊपर हो चुका है। नेस्डेक पौने 200 अंक ऊपर है। यूरोप में 1% की तेजी है। तो चौतरफा तेजी का माहौल बाजारों में बनता हुआ नजर आ रहा है। ओके, चलिए। और इसी बीच सर निफ्टी, बैंक निफ्टी, अब यहाँ से मूड माहौल कैसा रहेगा, क्योंकि कुछ अहम लेवल्स हमने बनते देखे। 16,200 के पार निकल गया है निफ्टी, बैंक भी 35,100 के ऊपर है। सर अब यहाँ से क्या 16,275 16,300 ये लेवल है निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ के, जहाँ तक जाने की कोशिश होगी और फ्रेश खरीदारी, बड़ा ब्रेकआउट, बड़ी तेजी 16,300 के पार बंद होने पर बनेगी। अदरवाइज हम यहाँ पर थोड़ा सा रुक सकते हैं 16,265 16,300 की रेंज में, यहाँ से, यानी कि 30 पॉइंट 40 पॉइंट की जगह और है और ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 पॉइंट की। 16,300 के ऊपर बंद होने पर फ्रेश खरीदारी और करनी होगी। अदरवाइज हम यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, क्योंकि आपके लिए 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स हैं, सब बढ़िया है। लेकिन वही है कि ब्रेकआउट का आपको इंतजार करना है तो कल के लिए करें, या दूसरा तरीका है कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दोनों तरीके ठीक है, आपको जैसा ठीक लगेगा। जिन लोगों को प्रॉफिट बुकिंग करने की आदत है, ओवरनाइट पोजीशन कम रखें, लगता है कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर है, एक प्रॉफिट बुक करने का कॉल लेना आसान काम नहीं होता, क्योंकि मार्केट ब्रेकआउट दे भी सकता है और कई बार घूमता है तो भी वहीं से घूमता है, राइट। तो बार बार हमेशा आपको 15,800 के आसपास लगेगा कि गया, 16,300 के आसपास लगेगा कि अब तो ब्रेकआउट है। अब किस दिन होगा पता नहीं, हो सकता है कल हो जाए, हो सकता है आज हो जाए, हो सकता है वापस हम 16,000 आए, राइट। सो इसलिए बेहतर है कि आप अपने डिसिप्लिन के साथ रहें। और डिसिप्लिन ये है कि अगर आपको प्रॉफिट बुक करके इंतजार करना है, इंतजार करें। लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करना है तो ट्रेल करते चले, और अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है तो 16,300 का स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। सिंपल चीज़ है। अब आपके लिए एक ही लेवल इंपॉर्टेंट है, वो 16,300। 16,300 के ऊपर फ्रेश खरीदारी, रेंज का ब्रेकआउट होगा। बैंक निफ्टी यहाँ थोड़ा सा अभी वक्त है, और बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए 35,600 का लेवल चाहिए। वहाँ से अब भी 400 पॉइंट दूर है। 35,550 से प्रिसाइजली मैंने राउंड फिगर में 35,600 का लेवल दिया है, यानी कि बैंक निफ्टी को अब भी, निफ्टी ज़्यादा दूर नहीं है अपने ब्रेकआउट के रेंज से, 60-70 पॉइंट ही है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा दूर है, 400 पॉइंट करीबन की और जगह है। वो होने पर बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा। तो शायद बैंक निफ्टी में आज ना हो, और उसकी वजह भी है ना नेहा, अगर सोचो 1.5-2% आपका एचडीएफसी बैंक नीचे है और ये 1.5-2% बैंक एचडीएफसी बैंक ऊपर हो तो आ गए ना 35,500 पे। करेक्ट। अकेला एचडीएफसी बैंक है जो नीचे पकड़ के बैठा है, 1% नीचे पकड़ के बैठा है, 1.25%। सो आई थिंक उसको एक्स एचडीएफसी बैंक तो 35,500 पर हम आ गए हैं, है ना। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, इसलिए आप 35,500 से 400 पॉइंट दूर है। तो हम बैंक निफ्टी पे इंतजार करेंगे 35,550 के क्रॉस होने का। निफ्टी पर 16,275 के ऊपर, यानी कि 16,300 राउंड फिगर में गिन लीजिए, उधर 35,600 राउंड फिगर में गिन लीजिए। तब तक क्या करना है? तब तक दो तरीके हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं रिस्क कम रखनी है और हम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो आप 16,300 को स्टॉप समझ के एक बार, अगर उसके ऊपर बंद हो तो फिर से लॉन्ग बना ले, अदरवाइज यहाँ प्रॉफिट बुक कर लें। दूसरा तरीका यह है कि आपको वापस मौका मिले 16,150 16,175 की रेंज में, वहाँ खरीदारी करें। वो खरीदारी करने के लिए अच्छी जगह होगी, तो नीचे वापस चांस मिले, वहाँ पर खरीदा जा सकता है। और बैंक निफ्टी को आप 34,900 35,000 की रेंज में फिर से मिले, वहाँ खरीदा जा सकता है। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, थोड़ा सा नीचे आए तो फिर वापस से आप कर सकते हैं, ये देखने की वाली बात है। लेकिन इस बीच करेंसी मार्केट से संकेत बहुत अच्छे हैं नहीं, करेंसी हमारी फिर से कमज़ोर होती दिख रही है। और मैं जब ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर प्रॉफिट बुक करने की बात करता हूँ तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं देख सकते हैं। डाउ फ्यूचर्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, 650 पॉइंट आपके शुक्रवार को बढ़े, आज 300-400 पॉइंट, और अगर 2 दिन में 1000 पॉइंट बढ़ जाए तो क्या डाउ फ्यूचर में ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? आ भी सकती है, ना है तो ना भी आए। सो इसलिए आपको ट्रेडिंग रेंज के लेवल को रेस्पेक्ट करना है, पॉइंट नंबर 1। करेंसी मार्केट में 15-20 पैसे की मजबूती जो हुई वो लगभग जाती दिख रही है, और कच्चा तेल आपका 104-105 के आसपास है। तो वहां से संकेत न्यूट्रल से, बहुत खराब नहीं, बहुत अच्छी नहीं, करेक्ट।
सो इसलिए मेरा ये समझना है कि फ्रेश तेजी 16,300 के ऊपर, 35,600 के ऊपर, अदरवाइज नीचे आएगा तो खरीदेंगे, इन लेवल्स पे नहीं। पॉइंट टेकन सर। चलिए, तो उन लेवल्स पे ध्यान देके चलिएगा और ऑफ कोर्स आपकी जो भी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है उसको ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉसेस प्लीज डिसिप्लिन से मेंटेन करिए और वो रेंज पकड़ के चलिए जहां पर आपको खरीदारी करने की सलाह सर की तरफ से निकल कर आ रही है, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में। चलिए, और अब वक्त हो गया है जानने का कि किन महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर हमें रखनी है नजर, और इस पर बात करने के लिए कुशल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुशल, गुड आफ्टरनून। बताइए कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स हैं, कहाँ नजर रखी जाए? गुड आफ्टरनून। नया ट्रिगर्स के लिहाज से आज कैश पेस से कुछ नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें 2 नंबर्स तो आ ही चुके हैं, बंसाली इंजीनियरिंग और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। अरमान उस पर आगे आपको बताएंगे। साथ ही आप देखिए आलोक इंडस्ट्रीज, हेडलबर्ग सीमेंट और नेल्को के नतीजों पर आपको नजर रखनी है। इनफैक्ट 19 जुलाई कल यहाँ पर निफ्टी से HDFC लाइफ, HUL पर नजर रखिए और F&O स्पेस से अंबुजा सीमेंट्स, L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, ICICI लोम्बार्ड और पॉलीकैब इंडिया अपने नंबर्स घोषित करेगी। यही नहीं, वेदांता की डिविडेंड पर अहम बोर्ड बैठक भी होने वाली है, तो वहां पर फोकस रखना होगा। हिंदुस्तान जिंक की तरफ से डिविडेंड का ऑलरेडी ऐलान हो चुका है, वेदांता की तरफ से अब देखते हैं कि कितना जो है डिविडेंड का आंकड़ा आता है। काफी सारे स्टॉक्स एक्स डिविडेंड भी ट्रेड होते हुए दिखेंगे, जिसमें HCL टेक, फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक, गुडरे ग्रुप, रेनासा ग्लोबल स्टॉक शामिल है। इनफैक्ट रेनासा ग्लोबल का तो स्टॉक स्प्लिट है, तो उसकी एक्स डेट है। इनफैक्ट ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस में हाउसिंग स्टार्ट्स का डेटा आता हुआ नजर आएगा और साथ ही यूरोप का CPI आंकड़ा भी जून महीने का, वो भी कल के दिन में ही आएंगे। तो अहम इवेंट है कल ग्लोबल ट्रिगर्स के लिहाज से। 20 जुलाई बुधवार यहाँ पर निफ्टी से इंडसइंड बैंक और विप्रो अपने नंबर्स घोषित करेंगी। साथ ही F&O स्पेस से हेवेल्स इंडिया, OFSS, सिंजीन, टाटा कम्युनिकेशन और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स पर भी आपको नजर रखनी है। केयर रेटिंग की बायबैक पर बोर्ड बैठक है, तो फाइनली इनकी इस मीटिंग में देखना होगा कि क्या प्राइस और क्या साइज पर ये बायबैक करते हैं। साथ ही AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की नतीजों के साथ साथ QIP के जरिए फंड जुटाने पर भी बोर्ड बैठक है। साथ ही रेनासा ग्लोबल की रिकॉर्ड डेट है, इक्विटी शेयर विभाजन जो स्टॉक स्प्लिट किया है, तो एग्जिट के बाद रिकॉर्ड डेट और एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स, जिसमें गोवा कार्बन, हिंदुस्तान जिंक, इंदाग रबर, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे स्टॉक शामिल हैं। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से अंत में यूके का जून महीने का CPI आंकड़ा आएगा, हांगकांग का भी महंगाई आंकड़े आएंगे और हाउस प्राइस इंडेक्स आपको यूके के आते हुए नजर आएंगे। तो ये सारे ग्लोबल इवेंट्स हैं अगले आने वाले 3 दिनों के लिए। चलिए, तो ये वो ग्लोबल इवेंट्स हैं आने वाले कुछ दिनों पे जो मार्केट पे अपनी छाप छोड़ सकते हैं। प्लस आपको कुशल ने ये भी बताया कि कौन से नंबर्स आने वाले हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। लेकिन स्टॉक्स एंड न्यूज की हमारी लिस्ट क्या कहती है, पूरी लिस्ट लेकर, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अरमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। देखिए, सबसे पहले प्रेस्टीज स्टेज जो कि उनके Q1 के अपडेट आते हुए दिखे हैं। जो Q1 में जो कलेक्शन आया है वो कलेक्शन 2100 लगभग 50 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं अगर आप बिक्री की बात करेंगे तो बिक्री लगभग 310% बढ़कर आती हुई दिखी। हालांकि ये जानना आपको क्लियर है कि वो जो लोअर बेस है उसके चलते ही आपको नंबर्स जो हैं वो अच्छे दिख रहे हैं। उसी के साथ साथ आप एविएशन कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर आती हुई दिखी है। जो जी बिजनेस सबसे पहले आपको बताया था, इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइस जेट, इन पर ध्यान रखिएगा क्योंकि RCS जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसके तहत अब जो सस्ता ETF है वो लगभग 17 रूट्स पर उनको मिलता हुआ दिखेगा। सीएंड लिमिटेड पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि इन्होंने हनीवेल के साथ एक करार कर लिया है और ये जो करार है क्लाउड कनेक्टेड कॉकपिट सिस्टम के लिए जो ये है करार किया गया है। मारुति सुजुकी जो इन्होंने न्यू मिनी SUV एस्प्रेसो जो है वो लॉन्च कर दी है और ये जो नई कार है इसमें जो एफिशिएंसी है वो लगभग 14% बढ़ी हुई है। सर कार है यस सर, एस्प्रेसो यस सर, साउंड्स लाइक दैट ओनली। आवाज तो ऐसी लग रही है। ओके, L&T पर भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन पर है उन्होंने जो L&T रियल्टी उनको 3 प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए कहा गया है और उसमें जो करीब लगभग 8000 करोड़ के जो 3 प्रोजेक्ट हैं उसमें डेवलप किया जाएगा। GSFC पर ध्यान रखिएगा क्योंकि इनका एक नोटिस आता हुआ दिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि लीकेज के कारण जो इनका यूरिया का जो प्लांट 2 है उसे बंद कर दिया गया है और इसके चलते वापस इसको चालू करने में लगभग 13 दिन का जो उत्पादन है वो शायद अफेक्ट हो सकता है। और अंत में एक ब्लॉक डील है जिसमें BEL है जिसमें 14.4 लाख शेयर के कई सौदे किए गए हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय सारे खबरों वाले शेयरों पर इस वक्त आती हुई दिख रही है। आइए करते हैं स्वागत सभी मेहमानों का। हमारे साथ कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, वागले साहब, किरण जी, सचिन जी और साथ ही साथ आशु सर जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 6 दिख रहे हैं, आपको लग रहा होगा आशु सर जुड़ चुके, दिख तो नहीं रहे, अलग से आएंगे अभी। चलिए पहले एक बार उन्हीं के साथ मुलाकात की जाए। आशु सर, डे हाई पर है मार्केट और
लगातार पिछली बार जब जब भी आपसे मुलाकात हुई आपने एक ही चीज़ कही कि इंडेक्स पे गुस्सा नहीं निकालना है, इंडेक्स को शॉर्ट नहीं करना है, बुल स्प्रेड बनाइए, एक के सामने एक बेचिए, दो बेचिए, जो करिए, लेकिन रहे तेजी में, मार्केट मजबूती से। अब ये बताइए कि क्या 16,600 16,700 जाने के लिए तैयार हो रहा है क्या? 16,300 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा क्या? अनिल जी, चांसेस पूरे हैं ब्रेकआउट मिलने के। 16,400 450 जो पहला एक पड़ाव लगता है कि वो वहां तक जाने का बिल्कुल लगता है अनिल जी। और बट अनिल जी एक्चुअली क्या है कि ना, अभी भी जो मार्केट में स्टॉक्स है ना, वो सिंगल डबल ले रहे हैं। तो अगर आप पिछले दिनों में जितनी भी रिकमेंडेशन देखें, LNT, IEX, टाटा केम, वेदांता और LNT, ये सब धीरे धीरे अनिल जी धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं। और मतलब जो मजा आना चाहिए ना मार्केट में, अब जैसे गैप डाउन खुला गैप अप खुला, उसके बाद भी लग रहा था कि जो मतलब जो लॉन्ग स्टॉक्स है बहुत मजा आएगा, तो मजा नहीं आ रहा। वो सिंगल डबल एंड लो टोटल वाला मैच जैसे होता है। उसकी प्रॉब्लम अनिल जी सबसे बड़ी है कि विक्स बहुत कम आ गई। 17 की विक्स अनिल जी 4-5 महीने पहले शायद देखी थी, या बीच बीच में बहुत रेयरली देखने को मिलती है। तो अब अनिल जी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज निकल के आ रही है कि अनिल जी अब क्या है कि अब जो जिसने बेचना है, जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेचते हैं, वो तो मतलब मैंने आपको बोला हुआ है कि वंस एन ऑप्शन सेलर विल ऑलवेज बी एन ऑप्शन सेलर। तो वो अब वो वाली चीज हो रही है कि जब वो शेयर दूर से कुछ नहीं दिखता लगता, कुछ कह रहा है तो और पास जाते हैं, हम और पास जाते हैं, और पास जाते हैं। अभी कितना पास जाके शेयर पकड़ेगा ये समझ नहीं आ रही है, और किस तरफ को पकड़ेगा। बट मोमेंटम डेफिनेटली पॉजिटिव है। और अब तो आज तो हमने मेटल्स में भी देखा अनिल जी, फ्रंटलाइन मेटल जो वेदांता हमने लग रहा था कि ऊपर जाएगा, फिर वो 4 रुपए नीचे चला गया। मतलब इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि कोई स्टॉप लॉस भी नहीं हो रहे नीचे के, एक्सेप्ट मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी स्टॉक में अगर किसी ने लॉन्ग कॉल दी हो तो नीचे का कोई स्टॉप लॉस हुआ हो, भले वो ऊपर नहीं आया हो। बट धीरे धीरे करके ऊपर आ रहे हैं, ये बहुत एक अच्छा साइन है। तो मुझे अभी अनिल जी पॉजिटिव लगता है मार्केट में कि हम 16,400 450 जाएंगे। और जो नेक्स्ट राउंड ऑफ स्टॉक्स है अनिल जी, जिन 3 स्टॉक्स की आज हमने रिकमेंडेशन दी है, मैं तीनों एक ही गो में आपसे शेयर कर देता हूं। पहला तो एक स्टॉक है अनिल जी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपने मुझे रिसेंटली पूछा था और मैं पिछले 5-6 महीने से बिल्कुल साइलेंट था और कहा था अभी भी मुझे कुछ सिग्नल नहीं आ रहा, वो है भारती। तो अनिल जी मुझे लगता है कि भारती में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग होने का। दूसरा स्टॉक है अनिल जी जो धीरे धीरे मतलब क्या कहते हैं, हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, और लोज जब मार्केट टूटती है तो टूटता भी नहीं है, स्टेबल होता है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। हमारा ध्यान अनिल जी प्राइवेट बैंक की तरफ है, मैं बीच बीच में PSU बैंक्स बोल रहा हूँ, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक। तो नेक्स्ट स्टॉक है अनिल जी बैंक ऑफ बड़ौदा। और तीसरा स्टॉक है अनिल जी जो भी हमने क्लाइंट से शेयर किया है, कोल इंडिया। ये थोड़ा बैंक ऑफ बड़ौदा कोल इंडिया लो बीटा है, लेकिन इस वक्त तो अनिल जी पूरा मार्केट ही लो बीटा हुआ है। तो बट लगता है कि मुझे अनिल जी भारती, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया और टाटा मोटर भी है, लेकिन अनिल जी टाटा मोटर में मेंशन नहीं कर रहा क्योंकि मैं मॉर्निंग कल भी देख रहा था, काफी सारे हमारे पैनल के एनालिस्ट ने मतलब 400 काफी नीचे से कंटिन्यूसली वो रेकमेंड करते जा रहे हैं और उसमें अच्छा मूव दिख रहा है। तो आई थिंक उससे भी बने रहना चाहिए। तो अनिल जी स्टॉक स्पेसिफिक भी पॉजिटिव है, और ये जो ओवरऑल इंडेक्स है ये भी पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा लेगार्ड है निफ्टी से, और मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू चलेगा। और अगर आप ध्यान वाली जी, मैंने आपको बताया था फ्राइडे को हमने एक पेयर ट्रेड किया है, बाय निफ्टी एंड सेल बैंक निफ्टी, एक लॉट, उसमें भी प्रॉफिट रहा नहीं जी, क्योंकि बैंक निफ्टी का लॉट 25 का और वो 50 का है। तो वो जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस है, रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस कहते हैं, वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड ही रहा है। तो ओवरऑल सिचुएशन है जी ये मार्केट की लग रही है, एंड आई थिंक ये अभी सिनेरियो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो विक्स लोज है वो कुछ जितनी लो होती जा रही है उतना बड़ा कुछ कहने की कोशिश कर रही है। ये भी हो सकता है अनिल जी, देखिए सबसे बड़ी चीज होती है ऐसे लो विक्स पे आप ऑप्शन बेचते रहेंगे। पिछला एक्सपायरी में अनिल जी किसी को कुछ तंग नहीं किया, पैसे आए, अभी भी लोग बेच के पैसे कमा रहे हैं। हो सकता है अनिल जी ये ना वो होता है कि मतलब एक कंफर्ट लेवल में जाने देने की कोशिश हो रही है कि बेच के पैसे आ रहे हैं, बेच के पैसे आ रहे हैं, इस बार भी आ गए, अगली बार भी आ गए, पिछली बार भी आ गए। तो अनिल जी ये कहीं ना कहीं जब ये कंफर्ट ट्रेड आने लग जाता है ना कि नहीं यार बेच के नीचे वाले विक्स पे पैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये किसी बड़े तूफान से आने के पहले की शांति है। तो आई थिंक मतलब मेरा एक ये रहेगा कि इस चीज का ध्यान रखें कि इतना इजी ट्रेड जो बन रहा है कि ऑप्शन बेच के पैसे आ रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो सकता है। और ये इसको फंसाने के लिए अनिल जी पैसे पहले तो 2 बार जैसे ना कसिनो में या कहीं पे भी पहले वो जिताते हैं, और उसके बाद जब थोड़े पैसे जीत जाते हैं तो जो आदमी बड़ा ट्रेड करता है तो फंसा लेते हैं। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन लग रही है अनिल जी इस विक्स पे। ये इसके लिए तो आप है ना सीधा है ना मुंबई में VT स्टेशन से जाइए, वहाँ पर फाउंटेन तक हो या फिर ओवेल तक, वहाँ पे वो रोड साइड में ना वो पत्ते खिलाने वाले रहते हैं, वो 4-5 लोग उन्हीं के रहते हैं। पहले आप उनको जाके देखोगे, उनको वो जिस तरह से घुमाते करते ऐसा लगता है कि अरे मैं तो पक्का ही जीतूंगा।
और जीतते पैसे भी देते हैं उन्हीं के लोगों को देते हैं, और बाद में जब आप खेलने लगते हैं तो फिर उनको पता होना चाहिए कि आशु जी की जेब में है कितने। बस वो पूरा निकालने के बाद खाली करके ही वैसे वापस। लेकिन आपने 3 बेहद इंटरेस्टिंग स्टॉक बताया, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले 1 मिनट, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी 2 जिज्ञासाएं हैं अनिल जी। जी बोलिए। अनिल जी पहली तो ये है कि वीटी स्टेशन में जो पत्ते खिलाते हैं, हाँ, इनके बारे में इतने डिटेल्ड रिसर्च अनिल जी आपको कहां से प्राप्त हुई अनिल जी? हाँ, तो 3 साल जब मैंने कोई सी first hand आर्टिकल knowledge शिप है की क्या थी, तब नहीं? रोज पैदल चल के जाता था ऑफिस वहां से। उस समय थोड़ी कोई टैक्सी और बस के पैसे होते थे, तो आराम से पैदल चल के जाते थे, दोनों तरफ देखते हुए जाते थे। हमारे सीनियर यही कहते हैं, सीधे सीधे जाना, इधर उधर देखना मत। नहीं तो खाली हो जाओगे सर। ये हमको सिखाया था। अब बताओ दूसरा। अनिल जी दूसरी जिज्ञासा ये है अनिल जी, आज सवेरे चर्चा हो रही थी, जो अजय बग्गा साहब बता रहे थे कि उनको ट्रोलिंग पर उन्होंने जो ट्वीट किया था। हाँ, तो अनिल जी एक छोटी सी जिज्ञासा ये है कि अनिल जी आशु मदान जी, हाँ, जो कि पूरे 10 मिनट ले चुके हैं, अनिल जी उनके होते हुए अनिल जी बग्गा साहब को ट्रोल क्यों किया जा रहा है अनिल जी? अच्छा, मतलब ट्रोल करना हो तो आशु जी को करे। ओके, व्हाट एन ऑप्शन, क्या बात है। चलिए बढ़िया है। उस पर भी मैं आ रहा हूँ, लेकिन एक बार जल्दी से, एक बार बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। साहब बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। नया गुड आफ्टरनून। मुझे बाय करना है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। ये एक पोजिशनल कॉल है, मतलब आज भी चल सकता है, आज और कल में भी चल सकता है, लेकिन अगर आप एक हफ्ते 10 दिन का व्यू लेंगे तो बहुत बढ़िया मूव मिल सकती है। 1350 का अभी लेवल इसने क्रॉस किया है। 1352, 53 जो भी भाव है, यहाँ से लेकर 1345 तक बाय करें। 1330 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा 1327, 28 का। 1400 का पहला टारगेट जो मुझे लगता है आज और कल में आना चाहिए, और 1500, 1550 या मे बी इवन 1560 तक का टारगेट आपको अगले वीक में मिल सकता है। और 1 महीने का, मतलब मेरे लिए ये स्टॉक ऑफ द मंथ भी हो सकता है। बड़े मूव की शुरुआत है, तो वो टारगेट 1 महीने का लगभग 1650, 1700 का है। वागले साहब इतने लंबे लंबे टारगेट, छुट्टी पे तो नहीं जाने वाले? 1-1 महीने का टारगेट दे रहे हो आप? शो में तो आओगे ना रोज। अनिल जी एक और आपने बात छेड़ी है, तो मुझे एक चीज कहनी है। हाँ बताइए। कि कुछ स्टॉक्स जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स है, बजाज फिनांस या टाटा मोटर्स और हाँ। 2-3-4 स्टॉक्स है, हाँ। उनके पैटर्न्स इतने अच्छे दिख रहे हैं कि मुझे नहीं लगता निफ्टी आपको 100-150 पॉइंट से नीचे ज्यादा होगा। 300-400 पॉइंट ऊपर मिलेगा 100-150 पॉइंट नीचे मिलने के पहले। ओके, चलिए बढ़िया है। तो निफ्टी में मजबूती है। वागले साहब भी शो में बराबर रहेंगे, और श्रीराम ट्रांसपोर्ट भी आप बड़े बड़े टारगेट के लिए खरीदें। खरीदारी करने की राय लगातार बैक टू बैक आने की तैयारी में बिगुल, किरण का कमाल, और उसके बाद पीछे सुमित जी कतार में है। बताएं सर। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। नेहा जी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए शुक्रवार को मैंने टाटा मोटर्स का कॉल ऑप्शन दिया था और वो डबल हो चुका है 1 दिन में। तो आशु जी जो कह रहे हैं कि मजा नहीं है, ऐसा नहीं है, मजा है, और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आ रहे हैं। तो मेरा मानना है कि अभी, और वो टाटा मोटर्स का जो कॉल ऑप्शन था वो एक पर्टिकुलर पैटर्न के हिसाब पे दिया था, जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं। अभी जिसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है वो भी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का है, इसके टारगेट्स भी बड़े हैं। तो अभी मैं कॉल ऑप्शन देना चाहूंगा। वेदांता का कॉल ऑप्शन लेना है 235 का कॉल ऑप्शन, जो कि लगभग 9 रुपए 25 पैसे के आसपास मिल रहा है, इधर लेना है। आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा 7 रुपए का, यानी 2 रुपए 25 पैसे का रिस्क है। मेरा पहला टारगेट 14 रुपए, दूसरा टारगेट 19 रुपए, और ये टारगेट्स आपको गुरुवार तक आते हुए देखने को मिल जाने चाहिए। तो इधर भी प्रीमियम लगभग डबल होता नजर आएगा। पैटर्न बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छा सेल ऑफ हो गया है, बहुत अच्छा बेस बिल्डिंग हो गया है, और आशीष जी इस बात पे खुश हो जाएंगे कि उनका भी इस काउंटर पे रिकमेंडेशन है बाय का। ओके, वो खुश होनी हो, आपको कंफर्ट जरूर आ गया उनका रिकमेंडेशन है तो। हाँ, तीसरा नेत्र खुलेगा नहीं। आइए बढ़ते आगे, और किरण जी के बाद सुमित जी तैयार है उनके सुपर हिट शेयर के साथ। सुमित जी फरमाएं। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी फ्राइडे को अगर आपको याद होगा तो मैंने कविता कही थी, जिसमें नेहा को पहली बार सुनने मिला होगा शो के दौरान। जिस स्टॉक पे दिया था वो था पूना वाला, और आज देखिए आप पूना वाला स्टॉक 6% ऊपर है।
और टारगेट हिट हुआ है, तो एक तो टारगेट हिट का मोहर लगाई है उसके ऊपर। और अब जो स्टॉक मैं दे रहा हूं वो बाय साइड का स्टॉक है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 166.50, 166.80, 166 रुपया 80 पैसा। स्टॉक का नाम है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। IEX के अंदर मोमेंटम बन रहा है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड ये क्रॉस कर रहा है, पिछले 4 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है और मेरे को लग रहा है कि IEX के अंदर यहां से एक अच्छा बाउंस बैक, अच्छा पुल बैक ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है। यहां पे CMP पे खरीदारी करें, 162 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर पे जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं IEX में इस हफ्ते में 172 रुपए से लेके 175 रुपए तक के लेवल IEX में इस बाउंस बैक में, इस पुल बैक में देखने को मिलने चाहिए। तो 172 से 175 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें IEX। ओके, तो IEX पे है सुमित जी का भरोसा, 172 एंड इवेंचुअली 175 का टारगेट वो यहां पर बनता हुआ देख रहे हैं। चलिए अब बारी आती है सच्चिदानंद जी की BTSTT के लिए। सच्चिदानंद जी गुड आफ्टरनून, बताइए। आप म्यूट पर हैं सच्चिदानंद जी, अनम्यूट हो जाइए प्लीज। नहीं, आपकी आवाज अभी भी नहीं पहुंच रही है। ओके, चलिए तब तक जब तक सच्चिदानंद जी अनम्यूट होते हैं, हम कुछ खबरें यहां पर फ्लैश हो रही थी उस पर फोकस कर लेते हैं। सर, एक्सिस बैंक 27 लाख के आसपास शेयर की ब्लॉक डील की खबर यहां पर निकल कर आई। बैंकिंग स्पेस पर हम एक बार फोकस कर लेते हैं और सिंस कुणाल जी हमारे साथ है, कुणाल सर आप एक बार एक्सिस बैंक का चार्ट देखेंगे सर। एकाएक जबरदस्त दमखम ग्राफ में इस समय चार्ट में दिखाई दे रहा है और कुछ बड़े सौदे होते दिखे हैं सर। बिल्कुल नेहा, चार्ट बहुत जबरदस्त है। अभी अभी बैंक निफ्टी में भी जबरदस्त तेजी बन रही है। एक्सिस बैंक, ICICI बैंक दोनों मजबूत हैं। एक्सिस बैंक में जो तेजी बनी है इसके बाद अब एक मेजर रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड कर रहा है। यह रेजिस्टेंस 685 पर इंट्राडे चार्ट्स पर है। 685 का लेवल ये स्टॉक निकाल लेगा तो आपको इसमें सीधा 715 720 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रक्चर मुझे मजबूत दिखता है। केवल ये रेजिस्टेंस निकल जाए तो नई खरीदारी भी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस बताओ यानी जी 685 690 की रेजिस्टेंस है, अभी 682 का भाव है, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस के करीब ट्रेड हो रहा है आपके सामने। देखो बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं। 27 लाख शेयरों का ट्रेड हो गया। क्या अनिल जी? टीवी स्क्रीन है ना आपके सामने, देखो टीवी स्क्रीन पे आ रहा है 27 लाख शेयरों का बड़ा सौदा हो गया। तो कुणाल जी वॉल्यूम हमने करवा लिया, प्राइस एक्शन आप कर रही है ये आपके ऊपर जिम्मेदारी। चलिए तो तैयारी है एक्सिस बैंक में भी। और आज सुबह ही देखिए ICICI बैंक की रिकमेंडेशन आई थी खरीदारी करने के लिए, आज से जय ने भी दी थी। हाँ। बैंक निफ्टी भी जबरदस्त एक्शन में आता हुआ दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात है आज IT शेयरों में जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिखा है। IT इंडेक्स 3% मजबूत है। आज मेरा एनालिसिस करना रह गया, लेकिन तैयारी एक्चुअली काफी लोग पूछ भी रहे थे सर। वो ऑपरेशन डीमेट डाका में लग गए ना। वो भारी काम है एक्चुअली। IT शेयरों में तो मुझे लगा कि एक आध दिन में ज्यादा कुछ होगा नहीं, वो अलग बात है। आज ही 3% भाग गया। लोगों को पता लग गया क्या मैं क्या सोच रहा हूँ। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, जल्दी या तो कल नहीं तो परसों तो पक्का ही है। मोस्टली कोशिश करूंगा कल ही आपके लिए सामने विश्लेषण रख दूं। लेकिन तब तक आइए IT कंपनियों का डॉलर के साथ क्या कनेक्शन है। अब आप कहेंगे वो तो सबको पता है कनेक्शन है कि भाई डॉलर कमजोर होता है IT कंपनियों को फायदा होता है ना। इतना छोटा कनेक्शन तो ये तो सबको पता है। अब रिसर्च हुई तो कुछ अंदर डीप में होगी, डिटेल में होगी। तो आइए, जब जब डॉलर आपका मजबूत होता है, जैसे कि 50 से 60 हुआ, 60 से 70 हुआ, 70 से अभी 80 हुआ, नहीं हो जाएगा, मतलब नहीं भी हो तो हो गया था कितना 79 96 तक एज गुड एज 80। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च है, आशु सर आप भी सुनिएगा, देखिएगा और बाकी सब लोग भी, कि हर 10-10 रुपए जब डॉलर के सामने रुपया कमजोर होता है तो IT कंपनियों का रेवेन्यू पर किस तरह का असर आता है। अरमान हमारे साथ है बताने के लिए। अरमान बताइए सर। ये जो हमने डेटा निकाला है ये 14 साल का डेटा है। 14 साल का डेटा, जब 24 अक्टूबर 2008 को जब USD INR 50 रुपए का था। और ये डेटा निकालने के साथ साथ हमने जो 5 दिग्गज कंपनियां हैं, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक और टेक महिंद्रा, इन सब का 16 साल का पूरा डेटा निकाला और जो रेवेन्यू का डेटा को कोरिलेट करने की कोशिश करी कि जैसे जैसे जो USD INR में चेंज आता है, हर 10 रुपए पे चेंज आता है, तो इनके आय में कितना फर्क पड़ता है। तो एक अगर सिंपल सा जो पैटर्न जो दिखने में आया है वो ऐसा है कि हर 10 रुपए की जब बढ़ोतरी होती है तब ये जो कंबाइंड इनका रेवेन्यू है IT कंपनियों का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाता है। अब देखिए 24 अक्टूबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा USD INR का जो ट्रैक है। 24 अक्टूबर 2008 को भाव था 50,
24 से बढ़कर फिर उसके बाद 26 जून 2013 को भाव 60 हो गया। मतलब ये लगभग 4 या 5 साल में जो भाव है वो 10 रुपए बढ़ गया। अब इसी दौरान आप देखेंगे कि FY9 में इन टोटल कंपनियों का रेवेन्यू था 0.9 लाख करोड़, वो बढ़कर हो गया 2.3 लाख करोड़, जो कि 1.4 लाख करोड़ ज्यादा है। फिर अगर 2013 से आप 2008 की बात करें, 2018 की बात करेंगे, वहां पे प्राइस 60 रुपए से बढ़कर 70 रुपए हो गया। उसी दौरान FY14 से अगर आप FY19 का डेटा देखेंगे तो FY14 में इन सारी कंपनियों का कुल मिला के आई थी 2.3 लाख करोड़, वो बढ़ के FY19 में हो गई 3.8 लाख करोड़, वहां पर भी 1.5 लाख करोड़ का एडिशन। अब आपने 14 अगस्त 2018 को 70 रुपए देखा और हाल ही में 80 रुपए के आसपास का भाव। अब FY19 में क्या टोटल अर्निंग्स थी 3.8 लाख करोड़, और हाल ही की FY22 की अगर आप अर्निंग्स देखेंगे तो वो 5.3, मतलब अगर कैलकुलेशंस देखेंगे तो वो भी 1.5 लाख करोड़। तो एक मोटा मोटी 14 साल का इन 5 कंपनियों का सारा डेटा जो निकल के आया है, उससे ये चीज जो क्लियर पैटर्न इसमें ऐसा दिख रहा है कि हर 10 रुपए बढ़ने पर, जैसे 50 से 60 हुआ या 60 से 70 हुआ या 70 से 80 हुआ, तो आईटी कंपनियों का जो कंबाइंड रेवेन्यू है वो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए बढ़ जाता है। और आईटी स्पेस आज खासा बजिंग भी है। थैंक यू सो मच अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा एनालिसिस दर्शकों के सामने रखने के लिए कि किस तरह की ट्रेजेक्ट्री रही है और इसके सामने किस प्रकार की जो 5 बड़ी कंपनियां हैं उनके आय रेवेन्यूज किस प्रकार से प्रभावित हुए हैं। इसी बीच सिंस आप उस कोरिलेशन की बात कर रहे थे तो रुपया दिन के निचले स्तर पर चला गया है और अब हम देख रहे हैं एक बार फिर से रुपया है डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड लोज लेवल के करीब, काफी करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि डॉलर इंडेक्स में हमने निचले स्तरों से वापस से कुछ रिकवरी आते हुए देखी है। इसी का शायद नतीजा है कि हम देख रहे हैं थोड़ा सा प्रेशर एंड कच्चा तेल वो एक बार फिर से बाउंस बैक करता हुआ देखा है, जिसके चलते हमने प्रेशर बनता हुआ देखा है। बहरहाल शुक्रिया आपका अरमान जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल देने के लिए। इसी बीच आईटी सेक्टर पर नजर डाल लेते क्योंकि निफ्टी आईटी आज पूरे मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। अच्छा दमखम यहां पर दिख रहा है। तो LTI, इन्फोसिस, हैप्पीएस्ट माइंड, फर्स्ट सोर्स, यहां पर हम देख रहे हैं कहीं भी 3.5 से 5.5% की स्ट्रेंथ, दमखम अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। सुमित जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित जी जरा आईटी स्पेस पर नजर डालिए। इस समय फर्स्ट सोर्स, हैप्पीएस्ट माइंड, यहां पर आपको कोई मौके नजर आ रहे हैं? नया बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं इन स्टॉक्स के अंदर और सारे आईटी पूरे सेक्टर के अंदर एक बाउंस बैक, एक पुल बैक के संकेत मिल रहे हैं। तो हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर भी यहां से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर 890 रुपए से लेके 900 रुपए तक के लेवल हैप्पीएस्ट माइंड में देखने को मिल सकते हैं। एफएसएल का जहां तक सवाल है, एफएसएल के अंदर भी 107 रुपए 108 रुपए का लेवल टूटता है तो 115 रुपए तक का बाउंस बैक एफएसएल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो सारे आईटी स्टॉक्स के अंदर ऐसा लगता है कि यहां से आने वाले दिनों में एक अच्छा बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। है आपके लिए फर्स्ट सोर्स पर आए आईटी कंपनियों पर जो विशेष रिसर्च आपने देखी, बताएं आशुतोष, आईटी कंपनियों पर आपकी राय। अनिल जी देखिए, एक तो मैं राय से पहले जो अभी नेहा ने आपको याद दिलाया, आज मुझे भी बहुत सारे मैसेज आए कि सुबह 8 बजे आपने आईटी कंपनीज पे मतलब एक रिसर्च करके बतानी थी। और अनिल जी देखिए, मैंने फ्राइडे को ही वो चिंगारी छोड़ दी थी। इतनी करेक्शन के बाद आईटी कंपनीज, और मैं अगर अनिल सिंह भी जी से ये पूछ रहा हूं तो अनिल जी नीचे में आप मंदी तो बोलेंगे नहीं, तो मतलब मैं तो बहुत कॉन्फिडेंस लोगों को देना चाहता था कि ये मतलब अनिल जी का व्यू आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं सकता है इतनी करेक्शन के बाद। तो अनिल जी प्लीज उस पर जल्दी रिसर्च शेयर करिए और ये जरूर अनिल जी मतलब टीसीएस और साथ में HCL टेक का जो आपने एक वो पनौती ट्रेड भी बना दिया है उसमें भी जरूर शेयर करना। फर्स्ट सोर्स भी है उसमें, जो अभी एक और स्टॉक फर्स्ट सोर्स भी शामिल हो गया उसमें। अच्छा फर्स्ट सोर्स, हाँ वैसे आप जैसे अच्छा, okay। आप जैसे कैसे ढूंढते हो ना अनिल जी, जो अभी फंसे हुए ट्रेड्स ढूंढते हो वैसे मैं फंसे हुए स्टॉक्स ढूंढता हूँ। ठीक है अनिल जी, सेकंड चीज ये है जो अभी कोरिलेशन जो आपने शेयर किया उसमें अनिल जी मैं अपनी एक बहुत स्ट्रांग इनपुट्स देने वाला हूं, क्योंकि ये 15-20 साल का जो ये शेयर किया ना, ये आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले और 5 साल पहले बहुत फर्क था। अनिल जी अब बहुत फर्क हो गया क्योंकि मैंने 2-3 कंपनीज को बड़ी क्लोजली रिसर्च किया है। उसमें अनिल जी अब क्या हो गया कि जो फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये भी बहुत समझदार हो गए हैं पोस्ट डॉलर वॉलेटिलिटी। तो अनिल जी ये कॉन्ट्रैक्ट पहले जो होता था ना सीधा कॉरिलेशन के सीधा फायदा हो जाएगा, अब वो नहीं होता। अब ये बहुत फ्रीक्वेंटली 3-3 महीने में कॉन्ट्रैक्ट्स
रिन्यू होते हैं, रिव्यू होते हैं और डॉलर पैरिटी पे होते हैं। ऐसा नहीं है अगर किसी ने अगर मतलब डॉलर पे सिर्फ मतलब $1200 या $1100 पर वो उस पे साइन कर लिया तो वो डॉलर ही रहेगा। वो अनिल जी सब्जेक्ट टू मार्केट वॉलिटिलिटी होता है कि ऐसा नहीं कि डॉलर अगर 10% बढ़ गया तो वो डॉलर ही देते रहेंगे। तो अनिल जी जो एडवांटेज था वो एडवांटेज अब आईटी कंपनीज के बाद मेजरली नहीं रहा है। दैट इज द रीजन कि अनिल जी जिस तरह से डॉलर बढ़ता है अब आईटी कंपनीज ऑन द कॉन्ट्ररी कितनी बार आपने देखा है डिफाइज द लॉजिक के नेगेटिव क्यों रिएक्ट करती हैं। उसका कारण यही है कि अनिल जी वो जो लॉन्ग टर्म एडवांटेज था कि जो डबल हो जाता था और पूरा एडवांटेज जाता था, अब नहीं है अनिल जी, क्योंकि सारे ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर सब्जेक्ट टू वेरी शॉर्ट टर्म रिवीजन एंड रिव्यू ऑफ डॉलर रूपी पैरिटी। सो ये एक इंपॉर्टेंट इनपुट है, मैं शेयर करने चाहता हूं क्योंकि बहुत लोग अभी भी अनिल जी एज ए लेमैन ये नहीं समझते और सोचते हैं कि सीधा डॉलर बढ़ रहा है तो आईटी कंपनी बाय कर लो और उसके बाद वो नीचे आ जाती है और वो पूछते रहते हैं कि ऐसा क्या हो गया। तो सोच समझ कर खरीदें, ये राय आपके लिए। इस बीच हेडलबर्ग ये वो स्टॉक्स जिस पर नजर रखनी है और कुणाल जी अपने चार्ट तैयार कर रहे हैं क्योंकि नतीजे आ चुके हैं और नतीजे आप देखिए स्टैंड अलोन मुनाफा 68 करोड़ से घटकर 51 करोड़ रहा है, तो मुनाफे में कमी आई है। एसीसी के बाद दूसरी सीमेंट कंपनी है जिसके कमजोर नतीजे आपको दिख रहे हैं। स्टैंड अलोन बेसिस पर नतीजे कमजोर है। विस्तार से पूरे नतीजे हम देखेंगे। आय 556 करोड़ के मुकाबले में कितनी आई वो भी मैं आपको बता दूं, 590, थोड़ी सी बढ़ी है। आय थोड़ी बढ़ी है, मुनाफा कम हुआ, वही है मामला सब जगह। कामकाजी मुनाफा भी घट गया 136 करोड़ से 95 करोड़। सबके मार्जिन पे दबाव है, सबके ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर दबाव है। शेयर पे दबाव है या नहीं ये कुणाल जी बताएंगे। कुणाल जी 1% नीचे 175 पर। अनिल जी देखिए बहुत ही सीमित दायरे में ये स्टॉक कारोबार से निकलेगा तो कमजोर हो जाएगा और ऊपर 180 के ऊपर जाएगा तब मजबूत होगा। तो इस बैंड में मुझे लगता है वेट एंड वॉच करें, कुछ भी ना करें। अगर आपके पास पोजीशन है तो 172-50 का स्टॉप लॉस रख ले, 180 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की राय। ये आपके लिए हेडलबर्ग के चार्ट पर आए। आइए बिगुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी देखिए चार्ट कॉर्नर का स्टॉक बताने से पहले अनिल जी शिष्टाचार निभा देते हैं। सबसे पहले अनिल जी वागले जी को धन्यवाद जिन्होंने अभी अभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर खरीदारी की राय दी थी। वो अनिल जी मेरा आज पिक ऑफ द रेस्ट ऑफ द मंथ था। तो अनिल जी उसमें जबरदस्त तेजी बन रही है और उसी क्षेत्र की दूसरी कंपनी को चार्ट कॉर्नर में मैंने और राकेश जी ने चुना है। स्टॉक का नाम है IDFC लिमिटेड। IDFC बैंक नहीं है, IDFC लिमिटेड पर खरीदारी की राय है। बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। NBFCs का दौर बहुत अरसे बाद आया है और इस स्टॉक में भी वापस से तेजी बन रही है। इन लेवल्स पर बाय करने की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, समय कम लूंगा, सीधा लेवल्स दूंगा। 52 रुपए 80 पैसे, 52 रुपीज 80 पैसा का स्टॉप लॉस है। 57, 58 के टारगेट के लिए IDFC को खरीदना है। ये चार्ट कॉर्नर पिक। और अनिल जी समय इसलिए कम लिया कि थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ कुणाल जी से। उन्होंने बोला कि मेरा ये जो श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस था ये पिक ऑफ द रेस्ट ऑफ द वीक था अनिल जी। अब पिक ऑफ द वीक था अनिल जी, रेस्ट ऑफ द मंथ में तो 2 हफ्ते बचे हुए अनिल जी। हाँ तो रेस्ट ऑफ द मंथ बोला ना, बोले ये हफ्ते के लिए भी और 2 हफ्ते के लिए भी। 2 हफ्ते का बोला, कोई ऑब्जेक्शन आपको? बिल्कुल अनिल जी, ये तो नोटा हो गया। हम नोटा करें तो बताओ ये आपके एक मिनट बंसल जी, एक मिनट बंसल जी, कुणाल जी से आपके जो भी ऑब्जेक्शन है उसके लिए आप मेरा इस्तेमाल क्यों करते हैं, डायरेक्टली क्यों नहीं करते? नहीं अनिल जी ये तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि इंग्लिश का हेर फेर है, अंग्रेजी का हेर फेर है कि मेरी समझने में दिक्कत हुई है कि वो नोटा का प्रयोग कर रहे हैं। अनिल जी क्या चीज है वो? कुणाल जी कह रहे हैं कि श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जो मेरी सुबह की पिक ऑफ द वीक थी उसे बचे हुए समय के लिए इस महीने की पिक माना जाए। बिल्कुल कुणाल जी, मैंने सही समझा? बिल्कुल और इसको बिल्कुल सही समझा। और अनिल जी सवेरे ही मैंने कह दिया था कि रेस्ट ऑफ द मंथ के लिए मान लिया जाए। हाँ परफेक्ट। तो ये है, धन्यवाद कुणाल जी की तरफ से वागले साहब को श्रीराम ट्रांसपोर्ट के लिए, राकेश जी और कुणाल जी की तरफ से IDFC लिमिटेड है दूसरा। आई थिंक सुमित जी भी तैयार, सुमित जी के लिए भी एक बिगुल। नहीं सर जी बाय का स्टॉक है। स्टॉक का भाव अभी चल रहा है 92 रुपीज 10 पैसा। मेटल सेक्टर के अंदर मोमेंटम है तो जो ये स्टॉक मैं अभी दे रहा हूं इसके अंदर एक अच्छा बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए।
स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान कॉपर, हिंद कॉपर जिसका सिंबल है। पिछले 2 से 3 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है और मेटल सेक्टर के अंदर एक अच्छा बाउंस बैक यहां से देखने को मिल रहा है। तो हिंद कॉपर ओवरसोल्ड लेवल से बाउंस बैक दिखाने को तैयार है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें 87.50 रुपीज 88 रुपीज, ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। तो 88 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 96 रुपए से लेके 99 रुपए, 96 से 99 के टारगेट्स के लिए 2-3 दिनों का यह टारगेट है। खरीदारी करें हिंद कॉपर। ओके, हिंदुस्तान कॉपर में करें खरीदारी। ये राय आपके लिए कुणाल जी सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। 2:30 बज चुके, ओ बज नहीं चुके, लेट हो चुके। जल्दी से बिल्कुल सेठी साहब के लिए। सेठी साहब बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। कौन दीपांशु? किधर दीपांशु? टीवी बंद है आज सेठी साहब? नहीं, टीवी चालू है। एक्चुअली आप ही बोल रहे थे और बाकी तो अभी कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी बोलते हैं तो फिर लंबा बोलते हैं तो फिर ध्यान ही नहीं गया। कौन है? नेहा जी, सेठी साहब की तरफ से आपको गुड आफ्टरनून। सेठी सर आपको भी गुड आफ्टरनून। नेहा गुड आफ्टरनून। हाँ, बाद में नेहा जी बुरा मान जाए कभी आपसे सवाल ही ना पूछे, तो इसलिए मैंने कहा पहले यही क्लियर कर लेते हैं। बताए सर। अनिल जी, आज देखिए बाजार में तो एक दमदार तेजी है और होनी भी चाहिए। फ्राइडे को यूएस के मार्केट 600 पॉइंट डाउ जोन्स बढ़ा और आज अभी जब हम बात कर रहे हैं तो डाउ फ्यूचर्स में 300 पॉइंट की तेजी है। तो इन सबको देखते हैं मूड माहौल बहुत ही अच्छा है। तो आज अनिल जी 3 स्टॉक है, एक स्टॉक कैश मार्केट का और 2 स्टॉक फ्यूचर्स के। ये हुई ना बात, सेठी साहब शुरू करो। अनिल जी, जो आज का कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है स्टोव क्राफ्ट, जो कि अभी 569 के लेवल्स पे ट्रेड करता है। ये भारत की एक लीडिंग और सबसे बड़ी किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है, जिसके 34,000 से ज्यादा डीलर्स हैं भारत में। 14 से ज्यादा देशों में ये कंपनी प्रेजेंट है। फिर बहुत ही पॉपुलर ब्रांड्स है, जैसे पिजन नाम का ब्रांड है जो हम सबको भी पता है, पिजन है। फिर गिल्मा है जो मास सेगमेंट को ये कैटर करते हैं। इसके अलावा ब्लैक प्लस डेकर नाम का जो ब्रांड है वो एक प्रीमियम सेगमेंट का ब्रांड है, उसकी भी एक्सक्लूसिव राइट्स है इनके पास। और हाल ही में कंपनी ने एलईडी बल्ब्स और ऑक्सीमीटर्स बनाने के कारोबार में भी फोरे किया है। और यहाँ पे एक जनवरी 2022 में इन्होंने स्कावा इलेक्ट्रिक नाम की एक कंपनी को भी एक्वायर किया है, तो वहां से भी अच्छे ग्रोथ आने की उम्मीद है। फिर एक कंपनी इंटरनेशनली आपके वॉलमार्ट है, टारगेट है, बेस्ट बाय है, इन सब स्टोर्स को कैटर करती है। और मैं इस स्टॉक पे शॉर्ट टर्म पे इसलिए भी बुलिश हूँ कि हाल ही में हमने लास्ट वीक देखा बटरफ्लाई गांधीमती के नतीजे आए थे। वो भी एक किचन अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी है। बहुत ही तोड़फोड़ नंबर्स थे उसी दिन, रिजल्ट वाले दिन। रिजल्ट के बाद स्टॉक में 15% से ज्यादा की तेजी हुई थी। और जो रिजल्ट में खास बात थी वो मार्जिन्स में बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला, जो इन सब कंपनियों को देखने को मिलेगा, बिकॉज इनका जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, जिसमें मेजरली मेटल्स आते हैं, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो उन सब के दाम में भारी गिरावट आई है, तो उसका फायदा देखने को मिलेगा इस क्वार्टर में। और इस कंपनी ने 3 से 4% प्राइस हाइक भी करी है इस क्वार्टर में। तो हम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द स्टॉक और मुझे लगता है इस क्वार्टर के नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। फिर आप FIS DIS भी अराउंड 17.7% स्टेक ओन करते हैं, तो इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह है। और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 600 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 550 रुपए का। 50 का स्टॉप लॉस 600 के टारगेट के लिए करें स्टोव क्राफ्ट में खरीदारी। ये है पहला स्टॉक कैश मार्केट का। और जैसा सेठी साहब ने कहा, आज एक नहीं 2 स्टॉक है आपके फ्यूचर्स के। बताएं सेठी साहब, पहला शेयर जो पहला F&O का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है आदित्य बिरला फैशन रिटेल, ABFRL, जो अभी जुलाई फ्यूचर्स 261 के लेवल्स पे ट्रेड करते हैं। भारत की एक दिग्गज फैशन और लाइफस्टाइल रिटेलर है। जबरदस्त ब्रांड्स है, एलन सोली, वैन ह्यूसन, लुई फिलिप, फिर पीटर इंग्लैंड और इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे फॉरएवर 21, टेड बेकर, राल्फ लॉरेन, ये सब ब्रांड्स इसी कंपनी के अंतर्गत आते हैं। फिर इन्होंने हाल ही में रीबॉक को भी एक्वायर किया, जो कि दुनिया की वन ऑफ द टॉप 3 स्पोर्ट्स वेयर की ब्रांड है। फिर कंपनी ने कई सारे जो एथनिक वेयर वाले अपने जो डिजाइनर्स है, जैसे साब्यसाची मुखर्जी, तरुण तहलियानी, मसाबा, फिर शांतनु, निखिल, इन सबको भी एक्वायर किया है। तो एक जबरदस्त पोर्टफोलियो ऑफ ब्रांड्स है। और कंपनी का पिछले क्वार्टर में जो वेडिंग सीजन थी, बहुत ही दमदार प्रदर्शन रहा। 30 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल 195 करोड़ का नुकसान था। तो और मार्जिन्स भी बहुत अच्छे थे, पोस्ट कोविड अराउंड 19% के मार्जिन्स थे। और इस कंपनी में हाल ही में मतलब मई 2022 में GIC सिंगापुर ने भी अराउंड 2195 करोड़ मतलब 2195 करोड़ रुपए
निवेश करे हैं 288.75 के भाव से। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ पे, और जिस तरह से हमने अभी हाल ही में रिटेलर्स के नंबर्स देखे, जैसे डीमार्ट के नंबर्स आगे, डीमार्ट के नंबर्स इस क्वार्टर के बहुत ही जबरदस्त थे। मुझे लगता है बाकी भी जो रिटेल जो कंपनियां हैं उनके नतीजे इस क्वार्टर के अच्छे आने चाहिए। तो हम बुलिश ऑन दिस स्टॉक, और स्टॉक अपने हाइट से, मतलब 350 साढ़े 350 के हाइट से अच्छा खासा पिटा हुआ है। तो इन लेवल्स पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 270 रुपए का, 250 का स्टॉप लॉस रखना है। तो ये सारी रिसर्च आपको याद है कि देख के पढ़ रहे हैं? नहीं अनिल जी, लिख के सामने रखा है, इतना याद नहीं रहेगा अनिल जी। हाँ नहीं, मैंने सोचा कि सारी की सारी ब्रांड्स याद है, सारे के सारे डिजाइनर याद हैं। हमको तो खाली ऐसे बोले कि ऐसे ही नाम बोलो तो ना बोल पाए इतनी ब्रांड्स का। तो मैं वही सोच रहा था, अच्छा देख के पढ़ रहे फिर तो ठीक, नहीं तो इतना जबरदस्त इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता हम सब लोगों में। हम सब मिला के इतनी ब्रांड्स नहीं बोल पाते जितनी आपने अकेले ने बोल दी। तो थैंक गॉड देख के पढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। बताएं सेठी साहब दूसरी पिक। जो दूसरी F&O की पिक है वो भी एक स्टॉक है जिसको मैंने हाल ही में 1 जुलाई को रिकमेंड किया था, IDFC। मैंने उस दिन इसको 49 रुपीज के लेवल पे रिकमेंड किया था, 54 रुपए के टारगेट थे। आज 54 रुपए पे रिकमेंड कर रहा हूँ। 54 का अभी प्राइस है, जो कि पुराने टारगेट तो पहले ही आ गए थे, उसके बाद थोड़ा करेक्ट होकर आज वापस चला है। बट ये स्टॉक मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छा करना चाहिए। देखिए वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, मार्केट कैप है 8,500 करोड़ की, और इसके पास जो IDFC फर्स्ट बैंक में हिस्सेदारी है वो है अराउंड 37%, जिसकी वैल्यू होती है 8,000 करोड़। तो उस लिहाज से देखें तो वैल्यू तो बहुत ही सस्ती है। फिर इन्होंने एक जो अपना म्यूचुअल फंड कारोबार ऑलरेडी बेचा हुआ है 4,500 करोड़ में, उसका कुछ रेगुलेटरी अप्रूवल आना बाकी है, वो एज एंड व्हेन वो होगा तो मुझे लगता है वो जो फंड्स आएंगे कंपनी में उससे एक अच्छा खासा डिविडेंड की उम्मीद करनी चाहिए। तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे ये स्टॉक एक बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और इसमें मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है 60 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 50 रुपए। ओके चलिए, तो आज 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 पिक्स सेठी सर की तरफ से निकल कर आई हैं। स्टोवक्राफ्ट यहाँ पर 600 का टारगेट दे रहे हैं, 550 का स्टॉप लॉस। सिमिलरली F&O स्पेस से ABFL यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन सर की तरफ से निकल कर आई है। AB फैशन फ्यूचर्स में 270 का टारगेट सर ने दिया है, 250 का स्टॉप लॉस। एंड सिमिलरली IDFC फ्यूचर्स यहाँ पर भी खरीद की रिकमेंडेशन है, 60 का टारगेट और 50 का स्टॉप लॉस। चलिए 2:30 बज चुके, इनफैक्ट 2:40 हो चुका है, वक्त हो गया है सर की आखिरी घंटे की स्ट्रैटेजी का। सर एक बार ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर तो हमने दमखम बरकरार देखा है। SGX निफ्टी 200 अंकों से ज्यादा की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी देखा जाए तो यहाँ पर भी स्ट्रेंथ ठीक ठाक दिखाई दे रही है सर। 283 अंकों पर इस समय डाउ फ्यूचर्स है, और नैस्डैक फ्यूचर्स में 150 अंकों की स्ट्रेंथ है। सर बताइए अब क्या किया जाए? देखिए वैसे तो सारे संकेत अच्छे हैं, ऐसी कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है, एक्सेप्ट एक थोड़ा रुपया कमजोर हुआ है। और बाकी हाँ 79.93 पर अभी चल रहा है, 98 तक गया, 98 तक 80 को छूने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। और बाकी संकेत सारे बढ़िया हैं। एक उसको छोड़ दे, कच्चा तेल अभी भी 104-105 में है, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। मेरा ये मानना है 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करते चले, दूसरा एक ब्रेकआउट का इंतजार करें जो 16,300 के ऊपर मिलेगा, क्योंकि 3 बार आप 16,200 16,275 की रेंज में आकर रुककर वहाँ से रिवर्स मार के गए, तो कभी न कभी तो पार करेंगे। लग ये रहा है कि दिस टाइम वी शुड बी लकी, फिंगर्स क्रॉस। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आपको रिस्क नहीं लेनी है तो 50-75 पॉइंट और पार हो जाने दें, ब्रेकआउट होने दें, फिर खरीदें। और अगर आपके पास है पोजीशन तो आज के लो के स्टॉप लॉस के साथ, जो कि होगा 16,150 के आसपास का, यानी कि यहाँ से 85-100 पॉइंट की रिस्क है, वो रखकर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रखें। अब आज के डेटा में और सेम चीज बैंक निफ्टी में 34,900 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, लॉन्ग पोजीशन आपको होल्ड होना चाहिए। 35,250 आपके आ चुका है। अब अगला लेवल 35,300, 350, 425 है, जो आपके लिए ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी के बनेंगे। नया एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेटा में है, जो सारे ऑप्शन ट्रेडर्स को समझनी चाहिए, देखनी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बने आज। क्या बने? 16,200 का पुट, 73 लाख शेयर है इस वक्त, 73 लाख। इसमें से 70 लाख शेयर, 69 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं 16,200 के पुट पर। हाँ 16,200 के पुट पर 70 लाख शेयर आज जुड़े हैं, कुल मिलाकर 73 लाख शेयर है। ठीक है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सेकंड नंबर पे, हाईएस्ट का है 16,000 पर, और वहाँ कितने 74 लाख शेयर, यानी 1 लाख शेयर ज़्यादा है वहाँ पर। सो 16,200 के पुट पर एज गुड एज हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। क्लियर है? एज गुड एज। 1 लाख में कोई खास फर्क नहीं होता, 70 लाख में 1 लाख क्या है। तो आप एक तरह से 16,200 को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए। अब आइए कॉल्स में। कॉल्स में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 16,200 के कॉल्स पे,
और वो है 69 लाख, वो भी 70 लाख मान लो। सो बेसिकली दोनों ही पुट और कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एक तरह से एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है। टग ऑफ वॉर हो रहा है, टग ऑफ वॉर। और उस टग ऑफ वॉर में 3 बजे के पहले आप ऑलरेडी 16,200 को पार करके निकल चुके हैं। तो इस बार अब ध्यान से सुनने का, ये स्टेटमेंट सबसे काम का है, इस बार इस बात के पूरे चांसेस हैं। इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ 75% चांस, 80% चांस है कि हम 16,275, 16,300 की बाधा को पार करके ब्रेकआउट दे देंगे। हाँ, नहीं तो जनरली मैं ट्रेडिंग रेंज को प्रेडिक्ट करने की कोशिश नहीं करता कि इसको पार निकल जाएंगे। आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पिछली 3 बार जब भी हम यहाँ आए तब इतने मजबूत डेटा कभी नहीं बने। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, इस बार मजबूत डेटा बने और एक ही स्ट्राइक प्राइस पर दोनों ही ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट हो, उससे बढ़िया चीज कुछ होती नहीं। वो चीज अगर आप यही चीज कमजोरी के मार्केट में और एक ही जगह स्ट्राइक प्राइस हो तो जब नीचे आता है जोर से जाता है, और जब तेजी का मार्केट हो, अब आप इसको तेजी का मार्केट अगर मानते हो तो जो कि हम मान रहे हैं, करेक्ट, तो फिर यहाँ से तैयार है ऊपर जाने के लिए 200-300 पॉइंट के लिए आराम से। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर डेटा बनता हुआ दिख रहा है। और आज इस लिहाज से पूरे चांस है कि आप 16,200 के ऊपर की क्लोजिंग देखेंगे फिर से। और अगर 16,220 के ऊपर की क्लोजिंग देखी, जो कि 7 जुलाई की आपकी हाईएस्ट क्लोजिंग है इस रनअप की, जो 1000 पॉइंट का रनअप आपने निफ्टी में नीचे से देखा 15,180 से 16,200-300 तक का जो बना है, उसमें हाईएस्ट क्लोजिंग आपकी 7 जुलाई की है 15,220 की, 16,220 की। उसके ऊपर आप बंद होने की कोशिश करें। सो 75% चांस, 80% चांस है कि आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। रिस्क क्या है? रिस्क एक ही होती है, ट्रेंडिंग रेंज के हायर एंड पर हमेशा अच्छा लगता है। कभी 650 पॉइंट फ्राइडे बढ़ने के बाद, आज 300 पॉइंट डाउ फ्यूचर ऊपर दिखने के बाद घूम जाए तो, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो आपको, हमें पता नहीं। मैं सिर्फ डेटा की बात कर रहा हूँ। अगर आप लॉन्गर टर्म के हिसाब से, ट्रेडिंग रेंज के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा ये रुकने के लिए परफेक्ट जगह है, और शॉर्ट टर्म डेटा के लिहाज से देखेंगे तो आपको लगता है कि ये पार करने के लिए परफेक्ट मौका है। पिछले 3 बार के मुकाबले में इस बार सबसे मजबूत है। आपकी 2 तरह की स्ट्रेटेजी हो सकती है। आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, लॉन्ग पोजीशन भी बनाए रखें, फ्रेश एड भी करें, और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो ब्रेकआउट होने का इंतजार कर लें, क्योंकि ब्रेकआउट होगी कोई 50 पॉइंट के लिए तो ब्रेकआउट नहीं हो रहा। ब्रेकआउट होगा तो 200-300 पॉइंट का तो मिलेगा, कम से कम 500 पॉइंट का तो मिलेगा। तो फिर आप 16,300 पार हो जाने दें। अगर एग्रेसिव हैं, डेटा पे बिलीव करते हैं, डेटा को एक ही चीज गलत कर सकती है, कोई भी न्यूज़ फ्लो जो आपको, हमें नहीं पता, उसको अगर साइड में रख लें तो डेटा बता रहे हैं कि बाजार ऊपर जाने को तैयार है, ब्रेकआउट देने को तैयार है। ये बहुत ही मजबूत डेटा दिख रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। हाँ सर। 16,200 को पार करते ही, जैसे अब कर चुके हैं आप, हाँ। कर चुके हैं ना, 1,45 लाख शेयर निफ्टी पर शॉर्ट है कॉल राइटर्स। 16,250 को पार करने की कोशिश हो रही है। इसको पार करते 1,70 लाख शेयर निफ्टी पर शॉर्ट है कॉल राइटर इस वीकली सीरीज, जो कि कल शुरू हुई थी फ्राइडे को, आज ढंग से शुरू हुई है। ऑलरेडी इतने कॉल राइटर्स फंस चुके हैं। तो आप सोचिए शॉर्ट कवरिंग का आपको सहारा मिलेगा। अब ऐसी सिचुएशन में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, आज के अलावा 16,150 का स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग पोजीशन बना भी सकते हैं फ्रेश, और बनी हुई वो रख भी सकते हैं। आमतौर पर मैं 2-2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में इतना बुलिश नहीं होता और इस तरह की बात नहीं करता, लेकिन डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तगड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा। अब आइए बैंक निफ्टी के डेटा बताऊं। जी सर, मजा आएगा आपको। बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली जो डेटा निफ्टी में बने वही बैंक निफ्टी में। क्या बात कर रहे हैं? निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 35,000 के पुट पर 31 लाख शेयर हैं। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट से 25 लाख शेयर आज ही जुड़ा है, वहां से आप 350 पॉइंट ऊपर है। और 35,000 के कॉल्स पर 25 लाख शेयर हैं, वो भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। देखिए 35,000 के पुट और कॉल दोनों पे बराबर का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और आप वहां से 250 पॉइंट ऊपर आ चुके हैं। 35,100, 35,200 ये भी आप पार कर चुके हैं। तो आप करीबन 60 लाख शेयर बैंक निफ्टी पर ऑलरेडी शॉर्ट हो चुके हैं 35,200 के ऊपर। अब कहां से नीचे आएगा? तो 34,900, 35,000 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया। 35,500, 35,600 की तैयारी इसकी आज कल में जाने की। बहुत क्लासिक केस हो गया। हाँ, बहुत ऐसे डेटा, बहुत कम मजेदार डेटा बने। मतलब ऐसे डेटा देख के तबीयत खुश हो जाती है, जहाँ क्रिस्टल क्लियर आपको डेटा साफ दिखा रहा है। और आज 35,000 के नीचे बंद हो गई नहीं, आप कुछ भी कर ले, जोर लगा ले, और 16,200 के नीचे बंद होने के चांस नहीं के बराबर है। ना तो नहीं बोलता, नहीं के बराबर, क्योंकि डेटा जिस तरह से बने ना, ये डेटा कमाल करने की तैयारी में है। बिल्कुल सर। मतलब कोई तो है। मतलब आप सोचो आज के आज 16,200 के पुट पर 70 लाख शेयर की राइटिंग। ये मजबूती वाले डेटा है जो आपके सामने बनते हुए दिख रहे हैं, इन पर फोकस करेगा। तो कुल मिलाकर ये है आपके लिए तेजी करने की राय इस वक्त आती हुई। आइए अब करते हैं मुलाकात बसीन साहब से। 2:45 बजे हैं, बसीन के हसीन शेयर।
बसिन साहब स्वागत है आपका। नमस्कार, बताएं सर अपडेट और आउटलुक। तो मैंने आपको कब से कह रहा हूं अनिल जी, 16,500 से पहले बाजार रुकेगा नहीं। यूएस मार्केट क्या, ग्लोबली मार्केट्स आर सो ओवरसोल्ड के स्टॉक्स आर लुकिंग एक्सट्रीमली गुड, और बॉन्ड यील्ड्स आपको बता रहे हैं कि यहाँ मौका है लेने का। अब आप जो मंदी वाले थे वो रह गए अब, और मंदी अब आप देख ही रहे हो कि ऑप्शन राइटर्स को कितनी बड़ी चोट लगी है बैंक निफ्टी में, और बैंक्स आर क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द वर्स्ट ऑफ द एनपीए साइकिल इज बिहाइंड, लेंडिंग इज पिकिंग अप वेरी स्ट्रांगली, और वो नंबर्स आ चुके हैं। फेडरल बैंक के नंबर देखिए, और बाकी आपको अपडेट दे दूं, IEX 168 हो गया 158 वाला, MRF 80,000 हो गया, टाटा मोटर 420 वाला 456, हिंदुस्तान, हिंडाल्को, मदरसन, कोटक, विप्रो, इन्फोसिस, एम्फोसिस, सारे मेरे टेक्नोलॉजी के शेयर चल गए। अब 2 नहीं 3 पिक्स हैं आपके लिए, आप कहे तो मैं शुरू करूं। जी सर बताइए। अनिल जी देखिए, कल और परसों में रिजल्ट आएंगे मिड कैप आईटी में, उनमें सबसे उम्दा शेयर है ऑरेकल फाइनेंस। ऑरेकल फाइनेंस इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, और उसके नंबर्स यूएस में भी बहुत बढ़िया आए हैं ऑरेकल के, और यहाँ पे भी मुझे लगता है ट्रेंड सेटिंग नंबर्स आएंगे। 3180-90 में लीजिए, 3110 का स्टॉप लॉस, 3350 से 3375 का टारगेट। दूसरा, दोनों शेयर एबी ग्रुप के हैं। आदित्य बिरला कैपिटल, जहां आज बात हो रही है एडीआई बात करने का, सॉवरियन फंड इज पुटिंग मनी इनटू द हेल्थ इंश्योरेंस, और जो इसमें अनबनी थी वो हट गई, जो मैनेजमेंट का चेंज था वो हो गया। द न्यू लेडी फ्रॉम आईसीआईसीआई इज अ प्रोफेशनल बैंकर, और मुझे कोई दो राय नहीं, दिस स्टॉक विल रीगेन टू 125-130 लेवल। अभी 94-50 में लीजिए, 90 का स्टॉप लॉस, 100 का टारगेट। और तीसरा, आपने पढ़ा होगा, वोडाफोन हैज इंक्रीज्ड इट्स स्टेक इन आइडिया एट 10 रुपीज 50 पैसा। द मैनेजमेंट इज एक्सरसाइजिंग वारंट्स एट 12 रुपीज 50 पैसा। तो 8.75 में लीजिए, 8 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस, 10 रुपए का टारगेट आइडिया का। आइडिया इज द बेस्ट प्ले बिकॉज इट बिकम्स अ वल्नरेबल प्ले टू द न्यू अडानी कमिंग इन, और उसके जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स हैं वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो 3 स्टॉक है जहां पर खरीदारी करने की राय, ओरेकल, एबी कैपिटल और आइडिया। इन तीनों शेयरों में करें खरीदारी, ये राय आपके लिए बसिन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते आगे, अगला बिगुल है वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी, आपने जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कहा, वही मैं भी वही कह रहा था। और ऐसा और एक स्टॉक मिला है जो फ्रंटलाइन स्टॉक है, और उसका पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। स्टॉक का नाम है L&T। 1700 के लेवल के पार निकला है, 1710-8 के आसपास का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 2000 की मूव की शुरुआत है। अगेन ये पोजिशनल कॉल है। मैं आज के लिए, आज और कल के लिए जो कॉल दे रहा हूँ उसमें 1680 का स्टॉप लॉस होगा, और 1780 से 1800 तक का टारगेट 1 से 2 दिनों का टाइम है। ओके, L&T में 1 से 2 दिनों के लिए करें खरीदारी। आई सचिन जी बड़े दिनों बाद आज वापस से हमारे साथ जुड़ पाए हैं। जुड़े हुए थे 2 बजे से, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी में इशू आ रहे थे, अब फाइनली जुड़ गए। और इस बीच L&T के लिए आपको धन्यवाद दे रहे हैं आशीष सर, जो धन्यवाद स्वीकार कर लें। और सुमित जी को भी उन्होंने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के लिए धन्यवाद दिया था। सुमित जी आप भी स्वीकार कर लें। हाँ हाँ बोल दे, स्वीकार किया करके। हाँ जी जी, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, स्वीकार हाँ, है। आशीष जी तक पहुंच जाए। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTST वाला। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। नेहा गुड आफ्टरनून। एंड अनिल जी, यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट नजर आ रहा है एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। जिस तरीके से ये ओवरऑल पैटर्न है इंट्राडे चार्ट पे 30 मिनट्स पे, एक काफी क्लासिकल कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है। अगर इसके हैंडल का ही टारगेट देखें तो लगभग 700 के आसपास का प्लेस्ड है, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 679 पे। इंट्राडे का टारगेट होगा अराउंड 694 का, एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 715 का। खरीदारी करनी है एक्सिस बैंक के फ्यूचर में। ओके, एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में करें खरीदारी। एक्सिस बैंक सुबह कोई पोजिशनली खरीद, वागले साहब आप बोल रहे थे क्या ये लेवल के ऊपर निकलेगा वो तो खरीदूंगा? कुणाल जी ने एक्सिस, कुणाल जी बोले थे, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी एक्सिस बैंक पर ही। कुणाल जी बोले थे, उसमें ब्लॉक डील निकल के आई थी। हाँ कुणाल जी, कुणाल जी वो कौन सा लेवल है जिसके ऊपर आपको खरीदना है?
अनिल जी लेवल पार होता हुआ दिख रहा है अनिल जी, 685 का लेवल है और 690 की बात मैंने की थी अनिल जी, 685 से 690 के आसपास रेजिस्टेंस है, वो लेवल पार होते हुए दिख रहे हैं। तो पूरी तरह सहमत हूं अनिल जी, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट है तो बिल्कुल खरीदारी करके चलना चाहिए। ओके परफेक्ट, ये है आपके लिए राय एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स पे खरीदारी करने की। ओके कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं अपने पिक ऑफ द डे के साथ। वाह पिक ऑफ द डे, तब तक आपका सोना बड़ा तेज दिखा रहा है, जरा बता दीजिए। सर चांदी में 650 रुपए की स्ट्रेंथ आई है, सोना 400 रुपए से अधिक की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। दरअसल रुपया जो तेजी से अभी कमजोर हुआ है उसका पूरा फायदा मिला है, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब डॉलर इंडेक्स में हमने कमजोरी आते हुए देखी तो ये अपने अपने लो लेवल से, जो कि तकरीबन 2-2 साल के निचले स्तरों पर पहुंच गए थे पिछले हफ्ते, वहां से जो रिकवरी देखने को मिली है और रुपया जो कमजोर हुआ है उसका दोहरा सपोर्ट सोने चांदी को मिलता हुआ और एक अच्छा खासा कमबैक हमने निचले स्तरों से आता हुआ देखा है। वो बात और है कि ये टिकेगी, ये तेजी की नहीं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 56,250 के पास M6 पर चांदी आ गई है सर, और 50,500 का आंकड़ा पार कर दिया है सोने ने। ओके तो वाह, फाइनली तेजी सब तरफ होती दिख रही। सोने चांदी वाले उनके क्यों मुंह लटके रहे? सही बात है। सोना तो कल भी सपाट था, चांदी तो कल भी तेजी से भागी थी, और आज भी आई मीन वीकेंड पर, और आज भी तेजी है। तो 2 दिनों में 1000 रुपए से ज्यादा गई चांदी में तेजी। सर हाँ अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट लास्ट वीक सर इसी के दम पर हमने टाइटन को भी भागते हुए देखा था। अभी देखिए अभी भी हम देख रहे हैं कि 2.25% की स्ट्रेंथ यहाँ दिख रही है। बाकी स्पेस तो नहीं, लेकिन टाइटन में सर अभी भी दमखम दिखाई दे रहा है। और पिछले हफ्ते भी शुक्रवार को भी उस पर बात की थी और एक्सपर्ट्स की तरफ से उस पर राय भी आई थी। ओके परफेक्ट, तो ये है आपके लिए राय सोने और चांदी पे। आइए अगला बिगुल कुणाल जी, नहीं किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी पीएनबी बाय करने की सलाह है। पीएनबी का फ्यूचर बाय करना है, 31.35 का रेट है अभी। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 30 रुपीज 80 पैसे, यानी आपका रिस्क 55 पैसे का रहेगा। टारगेट के लिए मैं मानता हूं जुलाई सीरीज के लिए 34 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इधर भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो दूसरी स्ट्रेटेजी अगर करनी है, किसी को ऑप्शन के जरिए करना है, तो मैं 31 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 95 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, ये बाय करने की सलाह दूंगा। 95 पैसे पे बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 55 पैसे का रहेगा, और टारगेट्स के लिए ₹1.50, ₹1.90 ये जुलाई सीरीज के लिए रहेगा। एक्सपायरी तक रखना है। स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए पीएनबी पे लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने की सलाह होगी। 30 रुपए के स्टॉप लॉस से पीएनबी खरीदे, ये राय आपके लिए। आइए जीएसटी की बढ़ी हुई दरें आज से हो गई है लागू। किन किन प्रोडक्ट्स पर जीएसटी की दरें बढ़ी है और कितनी हो गई हैं, ये सारी डिटेल्स लेकर आपके साथ तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए। डेफिनेटली जी, सब महंगा हो चुका है। खाना पकाना, बनाना, उगाना, चलना चलाना सब कुछ सब महंगा हो गया है। क्योंकि 3 दरें हैं, तो 5%, एक 12% और एक 18%। सबसे पहले 5% में क्या आएगा, तो बेसिकली जो पैकेज फूड्स है वो 5% में आ रहे हैं। जैसे कि आपके दही है, लस्सी है, पनीर है, गुड़ है, शुगर है, हनी है, राइस है, वीट है, इसके अलावा टेंडर कोकोनट वाटर है, वहीं राइस फ्लोर, यानी कि बेसिकली अगर आप देखेंगे तो आटा, जो पैकेट आटा है, इन सब पे अब जो है 5% जीएसटी आज से सब पैकेज। ऐसे नारियल तोड़ के पिया तो उस पे नहीं लगेगा जीएसटी? आएगा ही नहीं देखने के लिए, पी लो। मतलब जैसे कि चक्की पे जाके अगर आटा पिसवाया तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर वही आशीर्वाद का ले आए तो लगेगा। आशीर्वाद, हाँ वो तो आईटीसी का हो गया ना। आईटीसी का आशीर्वाद। आईटीसी का प्रोडक्ट नहीं पता है? हाँ, सबसे ज्यादा बिकने वाला आटा ये भी पता है। ये तो ध्यान होना चाहिए, 300 रुपए भी क्रॉस हुआ नहीं है। और बताइए और कौन कौन से प्रोडक्ट्स? तो ये तो हो गया आपके खाने पीने की चीजें, जिसपे 5% का जीएसटी लग रहा है। अब 18% का जीएसटी जिसपे लग रहा है, यानी कि खाने पीने की चीजें अगर आप ले भी लिए तो बनाना महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपके चाकू, इसके अलावा चम्मच, कांटा, ब्लेड, ये सब जो है इसके ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है। वहीं प्रिंटिंग और राइटिंग और जो ड्राइंग की इंक होती है उसके ऊपर भी जीएसटी लग रहा है 18% का। वहीं ट्यूबवेल, टर्बाइन, पंप जो है, साइकिल का पंप जो है, ये भी इसमें शामिल है। एग्री मशीनरी, एयर बेस, आटा चक्की जो है उसके ऊपर भी आपने 18% जो है वो जीएसटी लगा दिया है। इसके अलावा छटाई और ग्राइंडिंग की जो मशीन होती है, डेयरी मशीनरी जो होती है, इन सब के ऊपर जो जीएसटी है, वही एलईडी लैंप जो है, लाइट्स है, इन सब के ऊपर 18% के आसपास का जीएसटी जो है वो लागू हो जाएगा। 12% जीएसटी के दर में जो आ रहे हैं, सोलर वाटर हीटर और सिस्टम जो है उस पर 12% है। इसके अलावा जो तैयार चमड़ा रहता है आपका, उसके ऊपर भी
जो जीएसटी है वो अब 12% है, और रूम जो है 1000 रुपए के आसपास के, उनके ऊपर भी 12% के आसपास का जीएसटी लग रहा है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि खाना पकाना, उगाना, चलना चलाना, बाहर आना जाना सब है महंगा, सब के ऊपर जीएसटी जो है आज से बढ़ गया है। थैंक यू वरुण, जुड़ने के लिए, बताने के लिए। तैयार चमड़ा क्या होता है? रेडीमेड चमड़ा ये बेसिकली अनिल जी फिर वो टैनरीज पे नहीं लगेगा। अच्छा, वहां से जो आएगा उस पे लगेगा। मतलब टैनरीज में चमड़ा बनता है ना, तो तैयार है। अच्छा, उसके ऊपर जीएसटी। अच्छा, उस पे भी जीएसटी। बेसिक मुझे तो यही समझ में आ रहा है अनिल जी। अच्छा, रेडी लेदर। हाँ, रेडी लेदर और कंपोजिशन लेदर दोनों में। और 1000 रुपए तक के होटल में 12% जीएसटी। हाँ, और 1000 के ऊपर वाले में कितना? 18। उस पे तो ऑलरेडी था अनिल जी जीएसटी। वो तो कितना, 7000 के ऊपर वाले में 28% है ना, हाईएस्ट वाली। हाँ, वो तो एकदम सब इनको पता होगा ना। आशु जी ज्यादा रुकते हैं महंगे वाले में। आशु जी, या आपको तो ऑफिस की तरफ से मिलता होगा खर्चा वर्चा, तो आप कहाँ देखेंगे बिल? नहीं अनिल जी, यू आर राइट, क्योंकि हमारी सारी कॉर्पोरेट बुकिंग्स होती हैं और मुझे ये टैक्स वैक्स का इतना सब मालूम नहीं है अनिल जी। बट अब बाकी अगर आप कसिनो वगैरह ये सब जरूर पूछ लेंगे। नहीं, कोई ऑनेस्ट आंसर है इसमें क्या है? अच्छा अनिल जी, एक चीज जी अनिल जी, एक चीज इंपॉर्टेंट है। आज 4 चीजें हुई। अभी किरण जी ने जो पीएनबी की कॉल दी, अनिल जी वो हमारी भी कॉल है, लेकिन जस्ट बिकॉज अनिल जी वो पीएनबी है इसलिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर किया, पीएनबी नहीं किया। लेकिन अब किरण जी ने शेयर कर लिया तो मैं ऐड कर देता हूं कि हमारी भी पीएनबी की कॉल है अनिल जी। क्योंकि होता क्या है, किसी को स्टेट बैंक 10 लोगों को बोलो तो 2 लेंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा 10 को बोलो तो 5 लोग लेंगे, और अगर पीएनबी 10 लोगों को बोलो तो वो 1-2 को और पड़ोसी को भी 12 लोगों को दिला देंगे। तो अनिल जी जो सस्ता शेयर होता है ना, मुझे सिर्फ उस चीज का है। लेकिन अदरवाइज माय व्यू इज एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक एंड पीएनबी आल्सो फॉर अ चेंज। तो मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड ये किरण जी का थैंक यू कर दूं, और किरण जी का थैंक यू वीडीएल के लिए, सुमित का आईएक्स के लिए, और वागले जी का एलएनटी के लिए, क्योंकि ये सारी हमारी बाय कॉल्स और मुझे सारे स्टॉक से अच्छे लगते हैं। और अब सबने अनिल जी जब आप मतलब सारी नेगेटिव चीजें तो बिल्कुल बोल देते हो, तो अनिल जी थैंक्स भी तो मुझे भर भर के ऑन एयर करना है सबका। बिल्कुल करेक्ट। कभी कभी तो इन लोगों को आपसे थैंक्स सुनने को मिलता है, बाकी तो आपको पता ही है क्या क्या सुनने को मिलता है, जानते ही आप, समझ तो गए होंगे आप। लेकिन एक चीज बताइए आशु जी, आप तो इतने मतलब इंटरेस्टिंग आदमी हैं, आप भले अच्छा बोले खराब बोले, आपको सुनने में बड़ा आनंद आता है। आप ये कब से बोरिंग शेयर लेके आने लगे? आज मैं आपकी पिक में देख रहा था, भारतीय एयरटेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोल इंडिया, लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं आपके? नहीं अनिल जी, देखिए एक्चुअली क्या कि जो असली, देखिए अनिल जी पहली बात तो लाइफ की एक्साइटमेंट तो अनिल जी ऑप्शन ट्रेड के अंदर है, और वो ऑप्शन ट्रेड वो एक्साइटमेंट अनिल जी अभी कम है क्योंकि विक्स बहुत कम है। तो मैंने बोला अभी आपको अनिल जी, वंस एन ऑप्शन सेलर ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर, तो वहां पे अनिल जी वो पकड़ने का, क्योंकि स्प्रेड नहीं बन पा रहा अनिल जी। स्प्रेड अगर बनता ना तो उसमें कॉस्ट इतनी हाई आ रही है और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं आ रहा है। तो अनिल जी ये जो थीटा स्कैल्पिंग है ना, ये अभी भी काम करेगी, और ये ऑप्शन के भाव देखना प्रीमियम टूटेंगे इन स्पाइट ऑफ मूविंग मार्केट। तो ये अनिल जी कुछ इंडेक्स कुछ ना बताने की कोशिश कर रहा है, और अनिल जी बोरिंग स्टॉक नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा का बहुत बड़ा लॉट है, और वो जिस तरह से स्ट्रेंथ दिखा रहा है, वो 5-5, 6-6 रुपए भी बढ़ेगा तो अनिल जी बहुत पैसा आएगा। सिमिलरली आईएक्स से बड़ा लॉट है, भारतीय भी अनिल जी मतलब ठीक साफ चल रहा है। कोल इंडिया जरूर कह सकते हैं अनिल जी है, लेकिन अब लग रहा है तो क्या करूं अनिल जी। अब आपने मेंशन किया है तो कोल इंडिया के लिए मैं राकेश जी की हेल्प चाहूंगा, क्योंकि अगर पिछले 2 साल में अगर मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैक्सिमम कॉल ईदर साइड की कोल इंडिया पे जो स्टडी है, मतलब नंबर ऑफ कॉल्स बता रहा हूं, वो राकेश जी ने दी होंगी। तो अनिल जी अब ये कोल इंडिया राइट है या बोरिंग है, ये अगर राकेश जी थोड़ा सा व्यू दे दें तो अनिल जी और मतलब एक थैंक्स उनका भी कर देता हूं। राकेश जी, अगर बिना किसी फीस और चार्ज के अगर आप एडवाइस देते हो तो बताइए। अरे अनिल जी, आशु जी तो गोवा में पूरी फीस अनिल जी पूरे अगले साल की एडवांस में पे कर चुके हैं, तो फीस का तो अनिल जी सवाल नहीं उठता है जी। बट अनिल जी कोल इंडिया चलने की तैयारी कर रहा है, बट अनिल जी कोल इंडिया से बेटर जो कम बोरिंग है, कोल इंडिया से थोड़ा सा मतलब कि आप इंग्लिश में कुछ बोले एडेड एडवांटेज जिसको है वो है पीएनबी को अनिल जी। तो अगर किसी का 1-2 दिन का नजरिया इमीडिएटली शॉर्ट टर्म मतलब कि इसी गुरुवार से पहले एक्शन चाह रहा हो तो पीएनबी के साथ जाना चाहूंगा। एल्स कोल इंडिया भी अनिल जी चलने को तैयार है, तो बोरिंग नहीं है अनिल जी। थ्योरेटिकली बोरिंग है बट प्रैक्टिकली कोई भी स्टॉक बोरिंग नहीं है। बोरिंग नहीं है, एक्शन वाला स्टॉक है ये आपके लिए। आइए बिगुल, अब वागले साहब के लिए वागले का वंडर।
बताएं सर। ईटीएसटी करना है जी एंटरटेनमेंट, 232 के आसपास का भाव है, 232, 231.50। मुझे लगता है ये 240 तक कल के दिन में आपको मिलना चाहिए। कल शायद मॉर्निंग सेशन में ही मिल सकता है। आपका स्टॉप लॉस 229, 229 के नीचे तक 10-20 पैसे का होना चाहिए, 3 रुपए की रिस्क होगी और 7 से 8 रुपए का अपसाइड में देख रहा हूँ। तो ये आपके लिए राय वागले साहब की तरफ से जी एंटरटेनमेंट, ये एक और स्टॉक है जो कमाल करने के लिए है तैयार। आइए एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं आगे, और वो आपके लिए आ रही है इंस्पायर्ड बाय बंसल जी। बंसल जी, आप कोई भी बात बोलते हैं हम उसको हल्के में लेते ही नहीं। उसका प्रूफ मैं बताने जा रहा हूं आपको कि बंसल जी ने सुबह सुबह कहा कि कौन कौन सी वो कंपनी है ना जिनमें बहुत सारे करोड़पति एम्प्लॉय हो गए हैं। हाँ। वो सारी सिगरेट शराब वाली कंपनी जिनमें है, बाकी दूसरी वाले में कम है। तो बंसल जी, बेहतर टैलेंट को अपने साथ बनाए रखने के लिए कंपनियां बड़ा पैसा खर्च कर रही है। कौन सी है वो कंपनियां और किस तरह से खर्चा कर रही है, क्या है वजह, जरा इस पे स्पेसिफिक एक रिसर्च आप देख लीजिए, सुन लीजिए और बाकी लोगों के भी लिए काम किए। कुशल गुप्ता हमारे साथ तैयार है पूरी डिटेल्स लेकर। कुशल जी फरमाइए। सर एकदम करेक्ट है। आप बंसल जी को बोल रहे थे ना कि सिगरेट शराब वाली कंपनियां, तो उसमें कंपनी शामिल है जिसमें आईटीसी है और एक यूएसएल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड। तो ये दो तो है ही, साथ ही एचयूएल, आप इसको जोड़ लीजिए। तो 3 कंपनियां ऐसी है जहां पर आप देखिए पूरा का पूरा भारतवर्ष नहीं, इनफैक्ट ग्लोबली भी जो ग्रेट रेजिग्नेशन चल रहा है उसकी वजह से टैलेंट रिटेन करने के लिए काफ़ी सारी कंपनियां जो प्री कोविड लेवल पे सैलरी देती थी उससे भी ज़्यादा अब देने को तैयार होती हुई दिख रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को काफ़ी हेफ्टी जो है आपको इंक्रीज दिया है, जिसमें स्पेसिफिकली जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एचयूएल, आईटीसी और यूएसएल, इन तीनों ने कंपनियों ने मिलकर पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से अधिक की जो कमाई वाले सैलरी क्लब में आ रहे हैं उसमें 130 से अधिक कर्मचारी जो है जोड़े गए हैं। तो कुल मिलाकर 3 कंपनियों में टोटल 130 प्लस जो है संख्या या आंकड़ा आप कहें, वो 1 करोड़ से ज़्यादा की सैलरी अब इन लोगों की हो गई है। तो अपने आप में ये काफ़ी चौंकाने वाला आंकड़ा है, बट लार्जली कंपनियां ये कॉम्पनसेशन को लेने को तैयार हैं जिस तरह से रेजिग्नेशन का दौर हमें देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यूबीएल, इस यूएसएल में 8 आंकड़ा वेतन पाने वाली की जो संख्या है वो 133% बढ़ती हुई नजर है। यानी कि FY21 में जहां 23, हाँ तो 23 आंकड़ा था यूएसएल का, 23 करोड़पति है वहां पर, 23 करोड़पति थे FY21 में। अच्छा, अब 49 हो गए, 49 करोड़पति, 23 से 49। क्या बात है, वाह। और यही नहीं, आईटीसी में भी अगर हम देखें तो 153 था आंकड़ा, अब 220 हो गया है। 153 से 220, और 123 थे करोड़पति FY21 में, 22 में 163 हो गए। तो वहां पर भी गेंस आए हैं। तो तीनों कंपनी, अरे फिर भी छोड़ो, सबसे ज्यादा किसने बनाए करोड़पति, देखो हमारे आईटीसी ने 153 की जगह 220, हाईएस्ट नंबर ऑफ करोड़पति, हाईएस्ट नंबर ऑफ है ना। मेजॉरिटी देखो, शेयर होल्डर्स को भी पैसा बना के देती है कंपनी और एम्प्लॉइज को भी डिविडेंड। देखो, फालतू में ट्रोल करते हैं लोग। हाँ करो, अब 300 रुपए पे ट्रोल कौन करता है, देखो बहुत हमने झेला, 200 सवा 200 बहुत सुने हैं मीम्स। आईटीसी बाय 200, स्टॉप लॉस 200, टारगेट 200, जाने कहाँ गए वो दिन नहीं लोग। ओके, चलिए इस बेहतरीन रिसर्च पर जरा एक बार बंसल जी की राय ली जाए। बंसल जी के कहने पर ही ये रिसर्च हुई। बंसल जी बताएं। देखिए अनिल जी, एकदम परफेक्ट नंबर अनिल जी कुशल ने शेयर करे हैं, मतलब कि एग्जैक्ट 200 के ऊपर का आंकड़ा अनिल जी मुझे याद था, एग्जैक्ट करें। बट अनिल जी एक कंप्लेंट है कुशल से, अनिल जी इतना उदास होकर बोला सिगरेट शराब बनाने वाली कंपनी, अनिल जी लाइफस्टाइल वाली कंपनी है। अगर लाइफस्टाइल नहीं तो लाइफस्टाइल के आगे डिजीज लगा ले, लाइफस्टाइल डिजीज, बट लाइफस्टाइल तो अनिल जी बोलना चाहिए। उससे ना हो पाएगा। बंसल जी, जो आदमी मारपीट के लिंक के लिए हमने तैयार किया, उससे आप चाहते हैं वो मुस्कुरा के बोले। पता चला ग्रेट रेजिग्नेशन वाला दौर चल रहा है। हमारे तो कुशल हमें टीम में चाहिए भाई, आप भड़काओ मत। लिंक हो गई वो बड़ी बात है। चलिए, तो 220 करोड़पति आईटीसी के, 160 करोड़पति लीवर के और 50 करोड़पति यूएसएल के। वाह क्या बेहतरीन रिसर्च। आइए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से कल का काम आज ही पिक ऑफ द डे का बिगुल तैयार है। बताएं सर।
अनिल जी, हमारा पिक ऑफ द डे है चोलामंडलम फाइनेंस। नीट, क्लीन, क्लियर रिवर्सल ब्रेकआउट है। 25-30 रुपीज का अनिल जी अपमूव यहाँ से शॉर्ट टर्म में 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगा। तो अपनी क्षमता अनुसार 25 से 30 रुपए के गेन के लिए जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में लेना है, अपनी क्षमता अनुसार, अपनी कैपेसिटी अनुसार व्यक्ति कैश में भी ले सकता है। तो चोलामंडलम फाइनेंस के अंदर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, चार्ट पर एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट हो रहा है, कई सप्ताह का कंसोलिडेशन यहां पर पूरा होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स को दोबारा टच करने के लिए उस तरफ बढ़ रहा है। बाय करके चलें, स्टॉप लॉस रखना है 660 से नीचे, यानी कि 658 रुपए पर स्टॉप लॉस रखकर बाय करें। पहला टारगेट 700 रुपए का 700, इवेंचुअल टारगेट 725 का। खरीदारी की राय है चोला। तो चोलामंडलम फाइनेंस यहां पर खरीदारी की रिकमेंडेशन आई है राकेश कुणाल जी की तरफ से। 660 का स्टॉप लॉस, 700 एंड इवेंचुअली 725 तक का टारगेट ये बनता हुआ देख रहे हैं। अब बारी है सच्चिदानंद जी की और BTSTT का वक्त हुआ है। सचिन जी बताइए। नया यहाँ पर बिकवाली करनी है मारुति के फ्यूचर में। लगभग 3-4 दिनों से एक अच्छी अपमूव हमने इसमें देखी है। कहीं जाकर यहाँ पर अनवाइंडिंग का डेटा नजर आ रहा है। बट प्राइस पैटर्न अगर हम देखें, प्राइस रिवर्सल, तो यहाँ पर एक पियर्सन लाइन फॉर्मेशन बनने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पर 8600 के पहले टारगेट के लिए बिकवाली करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 8786 पे। पहला टारगेट होगा अराउंड 8600 का एंड फाइनल टारगेट होगा अराउंड 8450 का। बिकवाली करनी है मारुति के फ्यूचर में। मारुति के फ्यूचर में बेचने की राय इस वक्त आपके लिए। क्या बात है, आज का पहला ने इकलौता ये शॉर्ट कॉल है। इतनी हिम्मत तो आशु जी ने भी नहीं की जितनी सचिन जी ने कर दी। आशु जी, ये तो आपसे आगे निकलने के चक्कर में। अनिल जी देखिए, पिछले दिनों में मैं तो कई बार कह चुका हूं कि सचिन ने मंदी के कॉल सबसे पहले दिए हैं और मतलब ऐसे टाइम पे दिए हैं कि जब बिल्कुल भी कोई देख नहीं पाता। तो अनिल जी मैं तो आई हैव ऑलरेडी मतलब एक्सेप्टेड दिस कि पिछले दिनों में कई बार ऐसा हुआ है कि सचिन हैज आइडेंटिफाई अर्लियर देन द मेनी। वाह, चलिए बढ़िया है। तो सचिन जी की तरफ से ये बेहतरीन इंटरेस्टिंग कॉल आता हुआ दिख रहा है इस वक्त। जबरदस्त है, वाह गजब। ओके, और इस बीच दिन के हाई पॉइंट पर 16,275 का जो हाई हमने 7 जुलाई को बनाया था उसको पार कर लिया है निफ्टी ने। तो 16,275, 16,300 का हमारा टारगेट है। लगभग वहां तक पहुंच चुका है बाजार। तो और बड़े दिनों बाद हम बता रहे थे कि डेटा इतना मजबूत दिख रहा है कि ये क्लासिक डेटा है सर। ये आप देख लीजिए, इसका कमाल 50 पॉइंट नॉन स्टॉप बढ़ा है। और बैंक निफ्टी भी वहां से आप देखिए 125 पॉइंट और बढ़ चुका है। 35,550 की तरफ बैंक निफ्टी भी जाने की तैयारी कर रहा है। और निफ्टी भी आप देखिए, बैंक निफ्टी के लिए जो रुकावट की जगह बनेगी वो बनेगी, मैं बता दूं आपको, 35,475 से 35,550 की रेंज में जाकर रुकेगा। 75 पॉइंट की ये रेंज है, क्योंकि 35,469 70 मान लीजिए, 35,475 मान लीजिए राउंड फिगर है। वहां पर आपको 10 जुलाई को बेस्ट क्लोजिंग मिली थी और 10 जुलाई का बैंक निफ्टी का हाई भी 35,543 है। तो यहाँ से भी 100 से 175 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में बाकी है। निफ्टी में वैसे 16,275 के ऊपर 300 से 350 तक की जगह बनती, 16,300 350 तक की। आज के लिए उतना काफ़ी होगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है, 7 जुलाई के ऊपर आपकी क्लोजिंग मिल रही है 16,220 के। तो क्लोजिंग बेसिस पर बैंक निफ्टी पहला ब्रेकआउट देने की तैयारी है। एक आध दिन और टिक गए तो फिर क्या नहीं किया। तो इसीलिए डेटा जो मजबूत दिख रहे हैं 16,200 के पुट राइटर्स और 35,000 के पुट राइटर्स, उन्होंने कमाल किया। और वहीं पर कॉल राइटर्स आज ट्रेप भी होते हुए आपको नजर आए हैं। ये आपके लिए जबरदस्त एक्शन वाला इस वक्त दिखा है। लीवर यानी कि HUL देने वाला है अपने नतीजे। कैसे रहेंगे नतीजे? तैयार है वरुण अनुमान के साथ, बताएं। तो अनिल जी थोड़े सबड्यूड नतीजे होंगे। सबड्यूड इन द सेंस में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेस जो था वो पिछले बार का काफ़ी हाई था। खासकर अगर आपने देखा था तो पिछले बार काफ़ी लोगों ने स्टॉकिंग करके रखी थी खाने पीने की चीज़ों की, उसके चलते वॉल्यूम ग्रोथ जो है 9% की रही थी। तो इस बार उस हाई बेस के चलते वॉल्यूम ग्रोथ जो है करीब 2% के आसपास रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिक्कत की बात है कंपनी के लिए मार्जिन। देखिए जिस तरह से लगातार प्राइसेस बढ़ी है, खासकर पाम ऑयल के अगर आप देखेंगे अभी कम होना शुरू हुई है, लेकिन पिछले क्वार्टर में तो बढ़ी हुई थी। और बाकी सब रॉ मटेरियल के कॉस्ट भी होते हैं वो बढ़े हुए थे। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है इस कंपनी को भुगतने पड़ेंगे। नो डाउट कंपनी ने प्राइस हाइक लिए थे करीब 10% के आसपास की, लेकिन वो पूरे तरह से ऑफसेट नहीं हो पाए थे कहीं ना कहीं मार्जिन के लिए। हाँ, एक चीज़ पे ध्यान रखनी है कि कंपनी ने 2 क्वार्टर्स पहले कहा था
कि हम अब अर्बन एरियाज पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ऐसा जब जब होता है ना, तो अक्सर ऐसा होता है कि एचयूएल अपने एस्टिमेट्स को बीट करता है, इसको आप याद रखिएगा। हमारा अनुमान है रेवेन्यू 12% बढ़ेंगे, वहीं एबिटा जो है 9% बढ़ेगा। एबिटा मार्जिन जो है 24% से गिर के 23% पे आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपको कोई बीट देखने मिले। मुनाफा 11% बढ़ेगा, 2174 करोड़ के आसपास ये आ सकता है। तो नतीजे ठीक ठाक रहेंगे, कुछ खास फायरवर्क्स नहीं रहेगी। मैनेजमेंट से जानना होगा खासकर शहरी और खासकर ग्रामीण इलाकों में मांग को लेके क्या कहते हैं वो, क्योंकि लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से कहते जा रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में मांग जो है वो थोड़ी धीमी होते जा रही है। ओके, तो डिमांड साइड अभी भी थोड़ा कंसर्न है, रूरल डिमांड को लेके चिंताएं बरकरार हैं, लेकिन ऑफ कोर्स मार्जिन पर भी प्रेशर है, जो कारण बताया अभी वरुण ने। तो देखना होगा कि नंबर्स कैसे रहते हैं। वैसे तो हम देख रहे हैं कि कई दिग्गज एफएमसीजी स्टॉक्स हैं वो प्रेशर में है, एचयूएल भी उनमें से एक है। आधे से 5% की कमजोरी फिलहाल दिखाई दे रही है, लेकिन कल एचडीएफसी लाइफ भी अपने तिमाही नतीजे जारी करने वाले हैं। वरुण, आपके पास उसकी भी डिटेल है, जरा रखिए दर्शकों के सामने। देखिए, नतीजे अच्छे रहेंगे एचडीएफसी लाइफ के, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक तो नेट प्रीमियम इनकम जो है उसमें 22% की बढ़ोतरी का अनुमान है, 9200 करोड़ पे आएगा। मुनाफा जो है 12.5% बढ़ेगा, 340 करोड़ के आसपास ये आने वाला है। देखिए, बिजनेस मिक्स जो है उसमें कंपनी ने काफ़ी हद तक बदलाव किया था, उसका फायदा होगा। जो एन्युटी और पार प्रोडक्ट्स है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो थोड़ा बहुत बढ़ के आ सकता है। एपी यानी कि एनुअल प्रीमियम इक्विवेलेंट जो है उसमें करीब करीब 34% की बढ़ोतरी होगी, 2090 करोड़ पे आएगा। वीएनबी में 45% के आसपास की बढ़ोतरी, 590 करोड़। वीएनबी मार्जिन जो है वो सुधर सकते हैं और एयूएम में 10% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। सॉल्वेंसी रेशियो 170 से 175 के आसपास रह सकता है। तो एक बेहतरीन ग्रोथ जो है वो एचडीएफसी लाइफ डिलीवर कर सकता है। ओके, तो एचडीएफसी लाइफ फिलहाल कुछ स्ट्रेंथ। आईसीआईसी प्रू का तो इतना मजा नहीं आया ना, इतना मजा नहीं है। इसमें आएगा मजा, थोड़ा बहुत आने का अनुमान तो लगाया जा रहा है। थोड़ा बहुत मतलब कितना? जब 40% की ग्रोथ आपके एपी और वीएनबी में अगर हो रही है तो ओवरऑल नतीजे तो अच्छे रहने चाहिए। हाँ, फिर भी किसी को नहीं आए तो उनकी मर्जी। बात अलग है। बात तो सही है। तो चलिए, ये है आपके लिए जबरदस्त एक्शन नतीजों के लिहाज से होने की तैयारी में। रिजल्ट्स के लिहाज से कल इंपॉर्टेंट दिन है, कल थोड़े रिजल्ट ज़्यादा अच्छे। एचयूएल आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट। एचयूएल तो है ही, इसके अलावा भी और कल कौन कौन से जरा एक बार देख लें। एक एचडीएफसी लाइफ तो आप बता ही चुके हैं, एच वाले तो दोनों आपने बता दिए निफ्टी के। अंबुजा, एलएनटी फाइनेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और पॉलीकैब, ये 4 और हैं जिसके नतीजे आने वाले हैं। अरे कुणाल जी, आप सारे के इतनी सब ये एनबीएफसी रिकमेंड कर रहे हो, जरा एलएनटी फाइनेंस के चार्ट भी देख लो। अनिल जी देखिए, अनिल जी काम हम लोग पक्का करते हैं। अनिल जी, मैंने और राकेश जी ने चार्ट सबसे पहले देखा था तो सारे अनिल जी एनबीएफसीज को टटोल चुके हैं हम लोग। एलएनटी फाइनेंस होल्डिंग में अनिल जी अभी तक उस तरह का ब्रेकआउट नहीं आया। मोमेंटम तो कुछ दिख रहा है, कुछ सुगबुगाहट है, ब्रेकआउट का इंतजार है। 74 के ऊपर खरीदारी की राय देगी। ओके, 74 के पार निकलेगा तब ब्रेकआउट आएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। यहाँ पर अच्छा एक्शन बाद में बनते हुए आपको नजर आएगा। ओके, एक और स्टॉक है जिसके चार्ट पर नजर डाल ली जाए और वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब के चार्ट सचिन जी देखिए आप जरा और राय अपनी दीजिए। क्या यहाँ पर कोई दम है नतीजे के पहले किसी तरह का ट्रेड करने का? बड़ा सुस्त है मार्केट की तेजी का, आज इस पर कोई असर पड़ नहीं रहा। जी अनिल जी, एंड पिछले अगर 3 हफ्तों का डेटा देखें तो अपने काफी क्रिटिकल सपोर्ट जोन के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। 2130 आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट होगा, एंड अगर उसके नीचे स्लिपेजेस आते हैं तो वापस एक अच्छी डाउनसाइड ओपन हो सकती है। बट सिंस यहाँ पर रिजल्ट प्ले है तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच ही करना चाहिए, एक लेवल बेस्ड ट्रेड लेना चाहिए। अगर इन केस अगर कल के सत्र में 2200 या 2190 ये लेवल टूट जाता है तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग रैली भी बन सकती है। 2300 के आसपास इसका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सो कंडीशनल बाय होगा 2200 के ऊपर 2300 के टारगेट के लिए, बट स्टॉप लॉस आपको 2130 पे ही लगाना होगा। 2130 का स्टॉप लॉस लगाकर आपको करनी है खरीदारी। ये है राय आपके लिए पॉलीकैब पर। अनुमान भी बता दें नतीजे ढीले आएंगे क्या वरुण? क्योंकि ये स्टॉक तो ऐसा सुस्त है इतने मजबूत बाजार में भी आज। तो अनिल बेसिकली इस कंपनी के नतीजों को लेकर कंफ्यूजन है। अच्छा, कंफ्यूजन ये है कि साल दर साल आप कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बेस बहुत लो था। पिछले साल तो हालात ही खराब थे तो उसकी वजह से आपको ग्रोथ ज्यादा देखने मिलेगी। क्वार्टर कंपेयर करते ही नहीं है इस कंपनी के नतीजों को, क्योंकि Q4 सबसे स्ट्रांग रहता है इनका पूरे साल में। अब उसके साथ आप Q1 को क्या कंपेयर करोगे? करेक्ट। तो दिक्कत की बात यह है। तो अगर आपको कुछ देखना है तो हम जो अनुमान बताएंगे उसके मुताबिक नंबर्स कैसे है वो देखेगा, और शायद अनिल जी उसके बाद ये स्टॉक रिएक्ट करते हुए दिखाई देगा।
तो मैं अनुमान बता देता हूँ। हाँ आप तो बताओ, जो पता है वो बताओ। तो रेवेन्यूज 59% बढ़ेंगे 2987 करोड़, ये हमारा अनुमान है रेवेन्यूज को लेके। एबिटा जो है 344 करोड़ बढ़ेगा, 344 करोड़ के आसपास आ सकता है। मार्जिन जो है इस कंपनी के 12% के आसपास आएंगे और कंपनी का मुनाफा जो है 224 करोड़ के आसपास आएगा। केबल्स और वायर्स में ग्रोथ जो है उसमें थोड़ा बहुत धीमापन रहने का अनुमान है। चैनल डी स्टॉकिंग के चलते कहीं ना कहीं धीमापन जो है वो रह सकता है। एफएमसीजी सेगमेंट में, एफएमईजी सेगमेंट में नए प्रोडक्ट्स एवं मार्केटिंग जो शेयर है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी आपको देखने मिल सकती है। वहीं रॉ मटेरियल का कॉस्ट जो है इस क्वार्टर में तो बड़ा रहेगा, आने वाले क्वार्टर्स में वो कम होगा, तो शायद ज्यादा फायदा जो है क्वार्टर आपको वहां पे देखने मिलेगा। तो पॉलीकैप के जब आप नंबर्स देखेंगे तो अनुमान के मुताबिक देखना जो हमने आपको अनुमान बताया। ओके, ये अनुमान है, इसके हिसाब से देखना है, अच्छे खराब के चक्कर में पड़ना मत। डे हाई पर निफ्टी करेक्ट 16,282, रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, बंद क्लोजिंग होगी जोरदार देखो। और बैंक निफ्टी भी आ गया है 35,550 की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जोरदार काम होता दिख रहा है। आइए जय ठक्कर तैयार है कैश का ऑप्शन लेकर। जय, सबसे पहले तो बधाई, सुबह वाला जो 16,300 का कॉल ऑप्शन 16,175 निफ्टी था, 125 पॉइंट ऊपर का आपने कॉल ऑप्शन दिया और लगभग डे लो पर दिया, और वहां से आज के आज ही आई एम श्योर आपके टारगेट्स आ गए होंगे। 125 तो आ गए, उसके ऊपर निकल गया होगा मेरे ख्याल से, राइट? वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। वेल अनिल जी, उसमें अच्छे खासे मूव तो हमें देखने मिला है। जहां तक उसके लेवल्स का सवाल है अनिल जी, तो 90 तक के लेवल्स उसने बनाया है। सो 51 पर हमने रिकमेंड किया था, 91 के आसपास अनिल जी ट्रेड कर रहा है, तो 125 तो नहीं आया बट 91 तो आ गया। सो अच्छा मूव वहां पर देखने मिला। 175% आज के ट्रेडिंग सेशन में वो ऊपर है, तो अच्छा खासा मूव वहां पर देखने मिला है। वहां पे किसी प्रॉफिट बुक करना है कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्राइक जो मैं रिकमेंड कर रहा हूं, मे बी वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव मुझे वो बेटर लग रहा है अनिल जी। अभी 16,400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे, जो करीब अभी 45 पर ट्रेड कर रहा है अनिल जी। 16,400 का कॉल खरीदे। ये रीजन अनिल जी ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर निफ्टी में समझिए प्रॉफिट बुकिंग आया भी 16,300 के लेवल्स तक, बिकॉज ये एंटीसिपेट में कर रहा था मॉर्निंग में कि ये लेवल्स टेस्ट होंगे अपर एंड ऑफ द रेंज, ये वो उसके बाद अगर 16,200 के लेवल्स रिटेस्ट भी होते हैं तो इसमें हमारा रिस्क कम रहेगा, इसमें स्टॉप लॉस होगा नहीं, आपको ट्रेड में रहने मिलेगा। और मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ अनिल जी के देयर इज अ वेरी हाई चांस के 16,500 तक के लेवल्स हम एक्सपायरी तक छू सकते हैं। ऊपर में 500 और 500 के ऊपर 575 तक के लेवल्स बन रहे। ऑन द डाउन साइड यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 7 रुपए का। सो आप 45 पे खरीदे, 7 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। पहला टारगेट इसमें रख सकते हो 92 का, दूसरा टारगेट बनेगा 115 का। सो 92 और 115 ये दो टारगेट्स के लिए 16,400 खरीदे। अगर 16,500 हो गया तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू भी 100 रुपए हो जाएगी एनर्जी टिल द टाइम ऑफ एक्सपायरी। और जो हिसाब से 16,200 के आसपास के अब लेवल्स पर बेस बना है निफ्टी, तो अब रिस्क रिवॉर्ड देखे तो बहुत ही बेहतरीन बन रहा है। आई मीन 80-90 पॉइंट्स डाउनसाइड रिस्क है निफ्टी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ऑन द अपसाइड 16,500 से 570 तक के लेवल्स बन रहे हैं, विच इज नियरली अराउंड 250 to 300 पॉइंट्स अपसाइड। तो 1:2-3 का रिस्क रिवॉर्ड अभी भी यहां से बन रहा है निफ्टी का। सो लॉन्ग साइड पे बने रहना चाहिए, बट रिस्क मैनेज करने के लिए अनिल जी 16,400 का कॉल ऑप्शन खरीदे। अगर नीचे आया तो हम इन द मनी स्ट्राइक का ऑप्शन रेकमेंड करेंगे। ओके, तो ये है आपके लिए कैश का ऑप्शन 16,400 का खरीदारी करने की राय। आई थिंक ब्रेकआउट की बड़ी तैयारी होती दिख रही है यहाँ, और मुझे लगता है कि उसका बिल्कुल एक्शन हो रहा है। बिल्कुल सर, अब 3-20 की स्ट्रैटेजी का वक्त जी हाँ बिल्कुल। सर डाउ फ्यूचर्स इस समय 250 अंक की स्ट्रेंथ बरकरार रखे हुए हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, 140 अंक ऊपर वो भी, और यूरोपियन मार्केट सर सब हरे निशान में है, 1.5% सब ऊपर है। क्या किया जाए सर? अब नहीं, एक चीज आपने इंटरेस्टिंग नोटिस की है, देखिए जब हम बात कर रहे थे 2:30 बजे डेटा की, तब 2:40 पे, तब निफ्टी 16,225-30 के आसपास था, राइट? डाउ फ्यूचर 300 ऊपर थे, 300 पॉइंट्स 300 से डाउ फ्यूचर नीचे आए हैं 50 पॉइंट, थोड़ा कम आए। उसके बावजूद हमारा निफ्टी 50 पॉइंट बढ़ गया। ठीक है, बैंक निफ्टी आपका था 16,225-250 के आसपास, और बैंक निफ्टी वहां से लगभग 125-150 पॉइंट बढ़ गया है। यानी कि पूरी की पूरी ताकत पिछले पौन घंटे में हमारे मार्केट की दिखी है। और फ्रेंकली बहुत दिनों बाद ऐसे मजबूत डेटा दिखे हैं जहां आपको सपोर्ट नजदीक एकदम साफ दिख रहा है, मतलब पेंदा दिख रहा है कि कहां तक जा सकता है। सो अब आप मुझे कल की स्ट्रेटेजी पूछेंगे, मैं 2 तरीके से दूंगा। एक तो जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स है, जिन्हें लाइफ में रिस्क नहीं लेनी है, मूड माहौल को देखते हैं, नेचुरली
इस तरह के बाजार में कुछ खराब नहीं लगता, लेकिन जो ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे रिस्क होती है वो हमेशा होती है। ठीक है, अगर आप उस तरह के इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं कि जिनको रिस्क नहीं रखनी, एक दिन इंतजार कर लें, कल और ऊपर ले लें, क्या फ़र्क पड़ता है, 50-75 पॉइंट ऊपर लेंगे, इससे ज़्यादा क्या है। जो एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है, कि कल लीजिएगा क्योंकि आप एकदम हायर एंड पर बंद हो। दूसरे वो है एग्रेसिव ट्रेडर्स जो वो चांस नहीं लेना चाहते, आप अभी भी खरीद सकते हैं। अच्छा, अगर 150 आता है तो आपको और ऐड करना है, ये सोच के लीजिएगा। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस होगा 16,000 का, यानी 150 पॉइंट नीचे और खरीदना है और उसके 150 पॉइंट नीचे आपको स्टॉप लॉस लगा कर, ताकि आप ब्रेकआउट को मिस ना करें, जो कि होने की पूरी तैयारी। दोनों तरह से ब्रेकआउट, इंट्राडे वाला 16,275 पार हो गया आपका 7 जुलाई का है, क्लोजिंग 16,220 था, पार हो गया उसके ऊपर। सो आपका मेरे लिए ब्रेकआउट हो गया। कई बार मैं ब्रेकआउट में इंतजार करता हूं कि 2 दिन हो जाए, 3 दिन हो जाए, लेकिन ये ब्रेकआउट उतना बड़ा नहीं कि जिसके लिए 3 दिन आपको इंतजार करने पड़े, पहली चीज। दूसरी चीज, इस ब्रेकआउट में डेटा पूरा सपोर्ट कर रहा है नीचे मुझे कि जाने के लिए जगह कितनी है, तो एक आपको प्रीएम्प्ट करना होता है, तो मैं उस प्रीएम्प्ट करने को आज तैयार हूँ। नहीं तो जनरली मैं प्रीएम्प्ट करने को अवॉइड करता हूँ, और यही कन्विक्शन इसलिए 2:30 बजे डेटा देख के आया तो आप देखिए डे हाई पर वहाँ से 50-60 पॉइंट आप और ऊपर हैं। सो आई थिंक लॉन्ग पोजीशन को जो है उससे तो नहीं छोड़ना है। डर लगता है 16,000 का पुट ऑप्शन ले लीजिए, शॉर्ट हैं तो आपको 16,500 का कॉल ऑप्शन खरीद कर अपनी हेजिंग करनी चाहिए, ये आपके लिए स्ट्रेटजी हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 35,360, बैंक निफ्टी में अभी भी जो ब्रेकआउट चाहिए वो 35,475 से लेके 35,550 का है, वहाँ अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में आज ही लेके जाऊंगा, है पोजीशन, प्रॉफिट बुक कर लीजिए या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलिए या 35,000 का पुट खरीद लिए। बैंक निफ्टी में हम कल का इंतजार करेंगे। ठीक है, निफ्टी ब्रेकआउट है, तैयार है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पॉइंट टेकन, क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल। आइए फटाफट कुछ एक बिगुल है जल्दी से, पहले किरण जी के लिए किरण का कमाल। बताएं सर। अनिल जी, नौकरी में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को देखने को मिल रहा है, तो इधर बाय करने की सलाह है। अभी फ्यूचर्स में 39,780 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3950 के आसपास, और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 4150, 4200 के आसपास के लेवल्स कल तक देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरी स्ट्रेटेजी ये रहेगी अनिल जी कि 4,000 का कॉल ऑप्शन जो कि 105-106 के आसपास मिल रहा है वो बाय करे, आपका स्टॉप लॉस 90 पे रखे और 180, 195 ये 2 टारगेट्स के लिए ट्रेड लेना चाहिए। इस ट्रेड में लगभग रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:5 का आता है, तो इसका मतलब है रिस्क बहुत छोटा है, रिवॉर्ड्स काफी बड़े हैं, तो ऑप्शन के जरिए भी आप नौकरी का 4,000 वाला कॉल ऑप्शन लेके जा सकते हैं। हमारी रिसर्च से प्रभावित और उत्साहित होकर नौकरी खरीदने की राय दी है किरण जी। ऐसी क्रेडिट हम ले रहे हैं अपने आप, उनके दिए बगैर ही, ये मान के चले। आइए बिगुल नहीं बजाऊंगा, वागले साहब के लिए पहले उनकी तरफ से कॉल है, वागले का वंडर। वागले साहब बताएं। अनिल जी, आपका जो कमेंट्री है उससे मैं बहुत मतलब इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, और इसका क्रेडिट भी और डेबिट भी आप ही को होना चाहिए। स्टॉक का नाम है मदरसन सुमी, ये मेरा कल का कॉल रहेगा। मुझे कल या परसों में 2 दिन में 135 रुपये का टारगेट है, 135, 140 के 2 टारगेट है, अभी 126.27 का भाव है। आपका स्टॉप लॉस सिर्फ 123 का होना चाहिए, तो 3-3.5 रुपये की रिस्क है, 1 रुपये की बाइंग रेंज है, 10 से 15 रुपये का रिवॉर्ड है जो 1 से 2 दिन में मिल सकता है। परफेक्ट, तो यहाँ पर मदरसन सुमी में खरीदारी करने की राय। आइए बिना बिगुल के जय भी दे रहे हैं अपना जैकपॉट शेयर। जी अनिल जी, माइंड ट्री का 3100 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे, आउट ऑफ द मनी दे रहा हूं अनिल जी, 31 रुपए 50 पैसे 3200 के रेंज में, 32 के रेंज में मिल रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाए 12 रुपए का, सो लगभग 20 पॉइंट का आपका रिस्क रहेगा, 200 का लॉट साइज है, 4,000 पॉइंट का रिस्क। अनिल जी, मुझे इसके टारगेट्स नजर आ रहे हैं लगभग 3220 से लेकर 3350, बहुत ही अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ देखने मिल सकता है। मिनिमम टारगेट जो मेरा इसका बन रहा है वो 75 है, दूसरा टारगेट 120। सो 31-32 के रेंज में मैं आपको खरीदने को दे रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं। 75 से लेके 120 तक के लेवल्स आपको ऊपर की तरफ देखने मिल सकते हैं, और 12 रुपए पर आप स्टॉप लॉस लगाए, सो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही जबरदस्त निकल कर आ रहा है। माइंड ट्री का 3100 के स्ट्राइक का कॉल खरीद के चले। 300 का, 3,000 का नहीं अनिल जी, 3,100 के स्ट्राइक का अनिल जी खरीदे, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा बन रहा है, 20 रुपए का, 20 पॉइंट का रिस्क है।
चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक और स्टॉक जिसका जिक्र कर रहा था मैं कि आशु जी को मैंने छेड़ने के लिए कहा था, मैं ऑनेस्टली, भारतीय एयरटेल की बड़ा बोरिंग स्टॉक है। आशु जी की कोई भी चीज़ बोरिंग होती नहीं है बाय द वे। आशु जी, क्या ये बोरिंग से इंटरेस्टिंग स्टॉक बनने जा रहा है? अनिल जी देखिए, आप ही ने छेड़ा, मैं तो कहता मैंने आपको आईटी के लिए छेड़ा, हाँ। आपने मुझे भारती के लिए छेड़ा, और सडनली देखो अनिल जी 656-57 रुपए से एकदम 670 रुपए, सडनली अनिल जी 2% का मूव आया। तो अब आपने जैसे मतलब कहीं ना कहीं तो हमारी केमिस्ट्री काम करती है, तो ये मार्केट भी अब उस चीज को मतलब जस्टिफाई करती है। तो अनिल जी बोरिंग नहीं है ये, तो मतलब जैसे हम कहते हैं ना अनिल जी, बाय गुड स्टॉक्स एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये अनिल जी गुड स्टॉक्स तो हाइंडसाइट, ये तो 5 साल बाद 3 साल बाद पता चलता है। तो अनिल जी ये बोरिंग है या नहीं बोरिंग है तो टाइम बताता है, बट ये मतलब मच अर्लियर देन एक्सपेक्टेशन। मुझे लग रहा था कि एक आध दिन में भारती में मूव आना चाहिए, 1-2 दिन के अंदर, तो भारती इस लेवल पे लेने वाला है। तो बट अनिल जी सडन अप मूव आया, उसके पीछे जरूर कोई रीजन रहा होगा, मतलब वो तो नहीं पता, बट अनिल जी 655-56 पे जो भारती है अब ये लेने वाला हो गया। और इसका अनिल जी स्पेशली इसलिए कॉल दी क्योंकि अभी पिछले हफ्ते ही भारती की बात हुई थी कि आपने मुझे कहा था कि 3-4 महीने हो गए कि भारती की कोई बात नहीं की। तो मैंने अनिल जी, मैं जब भी ट्विटर पे भी या व्यूअर्स को भी या क्लाइंट्स को भी जब भी कहता हूं, जब भी क्रेडिबल बूम आएगा ना, तब मजा आता है अनिल जी पकड़ने का, और उसमें मतलब उसका चार्म ही अलग होता है। तो अनिल जी वो भारती में मूव क्या है, मेरा तो वर्क प्रोफाइल जो है ना, मेरा जामवंत जैसा है, जो मुझे हनुमान को याद दिलाना पड़ता है, हनुमान जी को, कि आप में देखो क्या ताकत है, जरा पहचानिए। आप संजीवनी बूटी नहीं पूरा पहाड़ उठा के ला सकते हैं। वही मैंने आपको याद दिलाया था, मैंने कहा देखो भारती को देखो। आपने देखा। देखो मजे की बात, देखिए आप मेरे आईटीसी के पीछे, आईटी स्टॉक सेक्टर के पीछे पड़े थे। आईटी सेक्टर भी 3% चला है आज, और भारती भी 3% ऊपर है, दोनों ही चल पड़े हैं। तो बहुत ही बढ़िया एक्शन यहाँ पर होता दिख रहा है आईटी सेक्टर में। मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि आज सुबह दे देता ओपिनियन तो ठीक था, बट कोई बात नहीं, नॉनदलेस कौन सा 2-3% में फर्क पड़ना है। बट आइए ये आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन, घंटी की मधुर आवाज आपके कानों में गूंजती हुई दिख। वाओ, 230 पॉइंट ऊपर 16,280 की क्लोजिंग, और 35,345 पर 2% की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। और अच्छी बात यह है नेहा, हाँ, मुझे जब भी निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी ज्यादा बढ़ता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप देखिए 2% बढ़ा है, निफ्टी 1.5% है, तो 667 अंकों की शानदार तेजी, बहुत ही बढ़िया। ये है आपके लिए प्रोविजनल क्लोजिंग। और फाइनल क्लोजिंग के लिए इधर उधर मत देखिए, लगभग यहीं पे आएगा, कोई नीचे आने वाली नहीं है। बहुत ही बढ़िया सस्टेन्ड बाइंग होती दिखी लगातार, एक के बाद एक, तो क्लोजिंग आपको ऊपर ही मिलेगी। फाइनल क्लोजिंग 16,278, 229 पॉइंट की तेजी के साथ निफ्टी पर। निफ्टी बैंक 676 अंक ऊपर 35,358 पर, और 760 अंकों की दमदार तेजी सेंसेक्स में। जय हो, बहुत ही बढ़िया ट्रेडिंग सेशन। नेहा जी, आपके लिए एक समाचार भी है, कॉम्प्लीमेंट भी है, और रिक्वेस्ट भी है हमारे एक दर्शक की तरफ से। जी सर। वो कह रहे हैं कि जब से नेहा जी आई है मार्केट में बड़ी तेजी हो रही है, उन्हें बिठाए रखें अपने साथ में जब तक क्या मेरा निफ्टी का 18,600 का लेवल ना आ जाए। तो मैंने कहा थोड़ा रीजनेबल हो तो फिर भी सोचूं। 18,600 थोड़ा ज़्यादा बोल दिया, लेकिन आपको कॉम्प्लीमेंट है कि जब से आप शो कर रही तब से मार्केट में तेजी हुई, जो है तो है भाई, उसमें क्या। चलिए, तो आपको भी बधाई। बिल्कुल, चलिए मुझे और नेहा को इजाज़त दीजिए। मृत्युंजय हमारे साथ तैयार है कमोडिटी बाजार के पूरे अपडेट के साथ। उससे पहले कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, आशु सर, सचिन जी, जय ठक्कर साहब और किरण जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के सेशन में हमारा साथ देने के लिए।